हेलो एवरीवन। मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज ये वीडियो में हम लोग सीपीसी को बहुत ही क्विक रिवीजन। सीपीसी इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप खुद से रिवाइज करने बैठोगे ना तो भी बड़ा टाइम ले लेता है। मेरे पार्ट पर भी बड़ा मुश्किल काम है ये कि मैं सीपीसी को एक वीडियो में, कल आपका एमपी है 20th को और 90th को और 19 को हम लोग इस पूरी सीपीसी को पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अगर आज मैं कुछ प्रोविजन छोड़ दूंगी तो आप ये नहीं मानिएगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, वो हो सकते हैं कम इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन होंगे वो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगी। और मैक्सिमम आपको 80% क्वेश्चन सीपीसी के यहीं से मिलेंगे। 15 क्वेश्चन में आई होप कि आपको 10-12 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलिएगा। जब ये क्वेश्चन मिल जाएगा बताइएगा जरूर कि क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि मैम सीपीसी सीआरपीसी पर, तो अभी सीपीसी पे आज की वीडियो, क्योंकि ज्यादा डर स्टूडेंट को ना सीपीसी में ही होता है। तो आप लोग पहले तो बिल्कुल डरो नहीं। कल पेपर है, जितना पढ़ लिया है कॉपीज उठा के रख दो, केवल बैरक्ट रिवाइज करिएगा। ओके, सारे सब्जेक्ट जो भी हैं सब्जेक्ट्स निकाल लीजिए। माइनर तो आई होप आपने रटी लिए होंगे, और जो मेजर है उनको क्या करो, केवल और केवल बैरक्ट उनके चैप्टर जहां जहां लगता है पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको कर लो। केस लॉस की आपने प्रीवियस लिस्ट बना ली होगी, जिन्होंने बना लिया अब जो कर लिया है वही करो, नई चीजों पर मत जाओ। बस बैराक को रिवाइज करिए। ओके, ऑनलाइन पेपर है तो आपके आने जाने का टाइम भी बच गया है। आप जो जो जगह अलॉट हैं पीटी के लिए, आप वहां पर जाके अपना एग्जाम दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कट ऑफ हाई जाता है जैसा कि अभी तक का ट्रेंड है, इसका मतलब पेपर बहुत टफ नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एरिया से ही पूछे जाएंगे। जो आपका प्रिडिक्शन है क्वेश्चन वहीं से आएगा। अब सिलेक्ट होने के लिए, मेरिट में आने के लिए आपको क्या करना है? करना ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में नहीं करना कि मैं घर से अकम्प्लिश पढ़ के आई हूं तो यही क्वेश्चन पूछ रहा होगा। नहीं, जो नॉट वाले क्वेश्चंस होंगे उनको 2 बार पढ़िएगा। जैसे कई बार क्वेश्चन में नॉट लगा रहता है और ऑप्शन में भी रहता है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा वहीं पे होती है, तो वो नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है। रिव्यू का भी आपके पास ऑप्शन होता है ऑनलाइन में, ऐसा नहीं कि गलती से टिक हो गया तो हो ही गया। आपके पास रिव्यू का होता है, आप उस क्वेश्चन को रिव्यू करके देखिए और फिर फाइनल कर दीजिए। तो ऐसा आपके पास ऑप्शन रहता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। टाइम अपना पहले से देख लीजिए कि मुझे कितना टाइम में क्वेश्चन कर लेना। अभी आप तो ओएमआर लगाना नहीं है, ठीक है, तो एक हमारा ये भी बच जाता है कि तुरंत ही क्वेश्चन पढ़ा तुरंत ही टिक कर दिया। ओके, चलो खैर हम लोग अब आते हैं सीपीसी पे। अब सीपीसी में सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस आपके आएंगे डेफिनेशन क्लॉज से। ओके, तो बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी इस समय बेयर एक्ट है और पीटी हम लोगों का लॉ स्टूडेंट्स का तो बेयर एक्ट ओरिएंटेड ही है। कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल होंगी वो आपने पढ़ रखी होंगी, जो मुझे जरूरत लगेगी वो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ। तो सबसे पहले आ जाइए सेक्शन 2(2). मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम नहीं छोड़ना। डिक्री कहाँ डिफाइन है? 2(2) में डिफाइन है डिक्री, एकदम रटते जाओ। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है इस वीडियो में लगेगा, लेकिन इस 1 से 1.5 घंटे में एकदम रिवाइज कर लीजिएगा। तो पूछा जाएगा डिक्री कहाँ डिफाइन है, तो डिक्री 2(2) में डिफाइन है। दूसरा पूछा जाएगा ऑर्डर कहाँ डिफाइन है, तो ऑर्डर लाइए 214 240। ऑर्डर कहाँ डिफाइन है? 214 में डिफाइन है। ओके, अब डिफरेंस क्या है? डिक्री और ऑर्डर की डेफिनेशन कुछ हद तक आपको सेम लगेगी। डिक्री क्या है? डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ओके, एडजुडिकेशन मतलब पूरे सूट को देखकर, उसके मेरिट्स को देखकर, ठीक है, उसको ट्राई किया है, उसको डिसाइड किया है, तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है। पूरे केस को देखने के बाद उसका जो डिसीजन है, तो सो फॉर एज रिगार्ड टू कोर्ट, ठीक है, कॉन्क्लूसिवली। अब आप यहां पर ध्यान दो, इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। फिर ये कॉन्क्लूसिवली डिक्री क्या करती है? कॉन्क्लूसिवली फाइनली डिटरमिन करती है पार्टीज के राइट को विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर। इसको आप छोड़ दो, बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है विच कॉन्क्लूसिवली फाइनली डिटरमिन्स द राइट ऑफ द पार्टी। ओके, 2(2) डिक्री। अब इसमें और क्या क्वेश्चन आता है कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है ऑर्डर 7 के रूल 11 में, एकदम रखते जाइए। अगर आपने कोई ट्रिक बना रखी थी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रिक विरिक, जितनी देर में आप ट्रिक लगाओगे ना उतनी देर में तो बेयर प्रोविजन याद कर लोगे, है ना। तो ट्रिक याद करने के लिए भी एक ट्रिक लगाओ, ऐसी ट्रिक लगाने से क्या फायदा। सो हमें डायरेक्ट याद करिए ऑर्डर 7 रूल 11, क्योंकि जब कभी इंटरव्यू दोगे ना और वहां पूछ लिया कि भैया आप जरा बता दो मुझे रिजेक्शन, तो ट्रिक लगाओगे, ट्रिक में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैंने बेयर प्रोविजन को इतना पढ़ डाला है कि मेरे दिमाग में एकदम बेयर एक्ट है।
ऐसे पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ऑर्डर 7 के रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पूछ लिया जाता है, डिक्री है ऑर्डर है, तो 2.2 में लिखा हुआ है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट शेल बी डीम्ड एज दी डिक्री। तो डीम किया जाता है, डिक्री है नहीं, डिक्री तो वो होती है जो केस के मेरिट पर डिसाइड होती है, लेकिन यहाँ पर डीम किया गया है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, सेक्शन 144 में जो रेस्टिट्यूशन कराया जाता है, 144 रेस्टिट्यूशन समझते हैं, जैसे कि मिस्टर ए और बी गए, मिस्टर ए ने एक सूट फाइल कर दिया कोर्ट में और वो सूट डिसाइड हो गया बी के फेवर में, लेकिन कल को ये डिक्री बाद में, भाई ये बंदा ऊपर भी तो जाएगा, हो सकता है एक्स पार्टी रही हो तो सेट असाइड कराएगा, कल को अपील में जाएगा। अब ये जो निचली कोर्ट की डिक्री थी ऊपर जाके सेट असाइड हो गई, तो अब तो सेट असाइड हो गई, लेकिन कुछ बेनिफिट्स इसने ले लिए थे उस डिक्री से, तो उसको रेस्टिट्यूट करा देना, वापस पार्टीज को उसी पोजीशन में पहुंचा देना जैसे कि ये डिक्री उसके अगेंस्ट में हुई नहीं थी। ये होता है रेस्टिट्यूशन, पार्टीज को वापस उसी पोजीशन में पहुंचा देना। तो रेस्टिट्यूशन जो 144 में होता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, रेस्टिट्यूशन भी डिक्री है और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री है। ओके, तो ये हो गया आपका। An adjudication from which an appeal lies as an appeal from order. Okay, ये कह रहा है कोई भी adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, ठीक है, तो वो आपका but shall not include जो orders CPC के सेक्शन 104 से लेकर 106, एक क्वेश्चन आपका और यहीं पे बन गया, क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन से ऑर्डर अपीलेबल हैं, तो आपको क्या बताना है, जो ऑर्डर सेक्शन 104 से लेकर 106 तक अपीलेबल बताए गए हैं, जिन ऑर्डर के अगेंस्ट इन धाराओं में अपील हो सकती है, वो अपीलेबल ऑर्डर है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऑर्डर 43 की जो लिस्ट है उसमें आते हैं वो ऑर्डर अपीलेबल है। ओके, इसका मतलब जो ऑर्डर 43 में आ रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स ऑर्डर 43 की लिस्ट में आ रहे हैं, सेक्शन 104, 105, 106 में आ रहे हैं, तो वो ऑर्डर क्या है, तो वो तो अपीलेबल ऑर्डर है ना, इट मींस वो ऑर्डर डिक्री नहीं है, एकदम इनको रट लीजिए, ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर द डिफॉल्ट, तो जो प्लेंट का डिसमिसल है, देखिए एक तो है रिजेक्शन और एक तो है डिसमिसल, तो ये कह रहे हैं एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, तो जो डिफॉल्ट पर डिसमिसल हो रहा है वो आपका, जैसे पार्टी अपियर नहीं, नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज पर डिसमिस हो गया, वो क्या है, डिक्री नहीं है, वो आपका ऑर्डर होगा। तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 2 डिक्री, रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिक्री, रेस्टिट्यूशन डिक्री, जो ऑर्डर अपीलेबल है वो डिक्री नहीं है, वो ऑर्डर है, वो कहां पर है, ऑर्डर 43 में है, 104 से 106 में है, डिसमिसल आपका ऑर्डर। देन आप आओ, डिक्री कितने तरीके की होती है, एक्सप्लेनेशन में कहा है डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है और डिक्री फाइनल। प्रिलिमिनरी वो जो सारे मैटर को अभी डिसाइड नहीं किया उसने, अभी कुछ अभी भी बचा है करने के लिए उसमें, तो फॉर द टाइम बीइंग हमने उस इशू को प्रिलिमिनरी, ठीक है, इनिशियली उसको डिसाइड किया प्रिलिमिनरी, और फाइनल डिक्री जो होती है वो हमेशा के लिए परपेचुअली जो मैटर इन इशू होता है उसको डिसाइड कर देती है, तो ये एक्सप्लेनेशन में बताया है। देन आ जाइए 2.2 की डेफिनेशन आपको बताओ कि भैया डिक्री होल्डर कहाँ डिफाइन है, तो 2.3 में है डिक्री होल्डर, 2.3 में है डिक्री होल्डर जो डिक्री को होल्ड करता है, तो डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री है। ओके, फॉरेन कोर्ट 2.5 में है, तो फॉरेन कोर्ट क्या भैया, जो इंडिया के बाहर है वो फॉरेन कोर्ट हो गई। फॉरेन जजमेंट क्या, ऑब्वियस सी बात है, पहले फॉरेन कोर्ट होगी ना, तो 5 में फॉरेन कोर्ट है, जस्ट उसके बाद फॉरेन कोर्ट ने फॉरेन जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, तो 2.6 में फॉरेन जजमेंट हो गया। तो जो कोर्ट भारत के बाहर सरकार, भाई केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की हो, वो फॉरेन कोर्ट होगी, और उस फॉरेन कोर्ट के जजमेंट जो होंगे फॉरेन जजमेंट होंगे। देन गवर्नमेंट लीडर भी आपको पता हो, 2.7 ऐसे देख लीजिएगा, हाईकोर्ट आप छोड़ दीजिए, जजमेंट देख लीजिएगा 2.9 में, जजमेंट डेटर, ऑब्वियस सी बात है, जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट जजमेंट दिया जाता है 2.10 वो जजमेंट डेटर है, ठीक। लीगल रिप्रेजेंटेटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रट लो। लीगल एलआर कहाँ डिफाइन है, तो 2.11 में भाई एलआर है। एलआर कौन होगा, ये कहते हैं कोई भी पर्सन जो डिसीज की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो एलआर होगा यहाँ पर 2.11 में, ध्यान रखिएगा। मेसने प्रॉफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90% चांस है आपके आने का एग्जाम में, ठीक है। मेसने प्रॉफिट, तो मेसने प्रॉफिट 2.12 में डिफाइन है, पहले तो ये समझ लीजिए। अब दूसरी चीज, मेसने प्रॉफिट होती कौन सी भला है, इसको समझो। मेसने प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मींस दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, जब कोई व्यक्ति रॉन्गफुल पोजीशन में रहते हुए, मतलब
wrongful का मतलब है he is not legally entitled to possess that property। ना तो आपके पास सेटल्ड पोजेशन है, ना आपके पास ओनरशिप है, ना आपके पास टेनेंसी है, ना आपके पास लीज है, ना आपके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज है यूजुफ्रैक्चरी। तो आप किस अधिकार से उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हैं? गलत अधिकार से, गलत तरीके से, अधिकार तो है ही नहीं उसमें, रॉन्गफुल तरीके से आपने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। अब जब आपने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी से कुछ फायदा होता हो। मेरा वो कमर्शियल प्लॉट है और वो कमर्शियल बिल्डिंग है, उससे ना हर महीने 10 लाख रुपए का किराया आता है, तो आपने उस पर कब्जा भी किया और 10 लाख किराया भी आप वसूल रहे हो, या 10 लाख आ रहा है या 10 लाख आ सकता था, आप रिसीव कर सकते थे। अब रेंट में तो पता है कि हर महीने इतना आ रहा है, लेकिन अगर आपने मेरी एग्रीकल्चरल लैंड पर कब्जा किया हुआ गलत तरीके से, तो मेरी उस एग्रीकल्चरल लैंड से मेरा एक सीजन में मान लो 10 लाख की खेती हो जाती है, लेकिन मान लो 10 लाख की हो जाती है, हो सकता है एक्चुअली 10 लाख की ना हुई हो, तो कुछ कीड़े लग गए फसल में, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, बीज जो सीड की क्वालिटी थी तो वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये कह रहा है कि आपने जो एक्चुअली रिसीव किया है, जो रेंट एक्चुअली लिया है, और माइट विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस, वैसे भी तो 10 लाख की हो ही जाती थी उसमें फसल, तो जो आप रिसीव कर सकते थे वो है मेसनेट प्रॉफिट, उसकी रिकवरी हो सकती है। तो जो अग्रीव्ड है ना, वो तो प्रॉपर्टी का पोजीशन तो मांगेगा ही मांगेगा भाई, हम आपसे साथ साथ में मेसनेट प्रॉफिट भी क्लेम कर सकता है कि भाई जितना तुमने इससे लाभ लिया है ना वो मुझे आप वापस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोबारा, देन ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया 214 में है। फॉर्मल, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट डिक्री। तो जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है, बस समझ आई, जो डिक्री नहीं है वो सारे के सारे ऑर्डर है। चलो प्लीडर 215, प्लीडर, बस इसके बाद आप छोड़ दीजिए डेफिनेशन क्लॉज, सब छोड़ दीजिए। जुरिस्डिक्शन देखो, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 6 में बताया, इसको मैं बता दूं आपको, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से और भी कुछ चीजें ये होती क्या है। देखो 3 तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है, एक तो होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक होती है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, और एक होती है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ये जो टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है, इट्स बेसिकली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ओके, अब मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप बताओ किस कोर्ट को कन्वीनियंस होगी उस पर वाद को डिसाइड करने में, क्योंकि भाई उस केस में क्या होगा, प्लेंटिफ कहेगा कि सर मेरी प्रॉपर्टी तालाब के किनारे है, डिफेंडेंट कहेगा नहीं मेरी है, वो कहेगा इसने कब्जा कर लिया, वो कहेगा उसने कर लिया, वो कहेगा नहीं एक्चुअल में इसमें पेड़ नहीं है, वो कहेगा एक्चुअल में इस पे पेड़ लगे हैं, बहुत सारी बातें होंगी, डॉक्यूमेंट कुछ कह रहा है, पार्टी कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहा है, वो तो कोर्ट क्या करेगी, इंस्पेक्शन की जरूरत होगी, हो सकता है कोर्ट को कमीशन अपॉइंट करना पड़े। तो कोर्ट के लिए क्या आसान होगा, लखनऊ में अगर आप सूट करोगे तो वो कोर्ट को इंस्पेक्ट करना आसान होगा, कल को पार्टीशन कराना होगा उसका, तो फिर कोर्ट के लिए आसानी होगी। अब प्रॉपर्टी तो लखनऊ में है और सूट फाइल करो गुजरात में जाके, तो कैसे वो वाली कोर्ट यहाँ पर कमीशन भेजेगी, कैसे एग्जामिनेशन हो पाएगा, कैसे कल को डिक्री एग्जीक्यूट। तो क्या होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कि जहां पर रॉन्ग हुआ है वहीं पर आप करो, पार्टीज के लिए भी सहूलियत होगी आने जाने में, जहां पर रिमूव है तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिस टेरिटरी में वो हुआ है रॉन्ग, ओके, जिस जिस जगह पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर आप करिए, ये हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर इसके अलावा दूसरी कोर्ट में कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके किया जाता है तो ध्यान रखना वो डिक्री नल एंड वॉइड नहीं होती है, इट्स मियरली इरेगुलरिटी, वो एक इरेगुलरिटी होती है विच में बी क्योर्ड। ओके, तो उसका भी प्रोविजन है, आप सेक्शन 21 में देखोगे 18 के साथ अनसर्टेनिटी को रिलेटेड। खैर ये हो गई टेरिटोरियल। दूसरी है पिक्यूनरी, ये भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाई है कि हमने क्या किया, ग्रेड कर दिया हर कोर्ट की कि भाई ये कोर्ट 1 लाख तक के मैटर देखेगी, ये 1 से 5 लाख तक के देखेगी, ये 5 से 10 लाख के देखेगी। तो सिविल में अगर आपका कोई रॉन्ग भी हुआ है तो आप डैमेजेस मांगोगे, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर सामने वाले ने ब्रीच कर दिया तो अग्रीव्ड क्या मांगेगा, डैमेज ही ना मांगेगा, तो कितना डैमेजेस किस कोर्ट में जाओगे, मॉर्गेज का है, टीपीए का हो गया तो आप इसमें आओगे, या आपको मेंटेनेंस वगैरह, तो मतलब देखना पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिस प्रॉपर्टी के लिए आ रहे हो, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू अकॉर्डिंगली कोर्ट में मैटर जाएगा। तो ये हो गई पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। दूसरी होती है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ये बहुत ध्यान रखना, ये अगर देखो जैसे कि आपने देखी होंगी फैमिली कोर्ट्स होती हैं, ओके, फैमिली कोर्ट हो गई, सिविल कोर्ट हो गई, क्रिमिनल की कोर्ट अलग हो गई, तमाम आप देख रहे हो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अलग बनाई जा रही हैं, तो हर कोर्ट की अपनी स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट क्या रेवेन्यू के मैटर डिसाइड कर सकती हैं? आंसर इज नो। फैमिली कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर, जो फैमिली कोर्ट है उनके पास केवल
फैमिली मैटर को देखने का ही सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन है, रेवेन्यू कोर्ट को रेवेन्यू का है। तो ये कह रहा है अगर फैमिली के कोर्ट ने रेवेन्यू के मैटर को डिसाइड किया तो ये कहलाता है इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, और ऐसी डिक्री वर्ड होती है। तो ये हो गया पिक्यूनरी, 6 में ही दिया गया है। तो ये एक लिमिट की बात करता है कि कौन सी कोर्ट कितने अमाउंट तक को देख सकती है, 6 में बताया है। इसी के साथ हमने टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर। देन आप सेक्शन 9 पे आओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेटवे है सीपीसी में एंटर करने का। ये डिक्लेरेटरी क्लॉज सेक्शन है, सेक्शन 9। ये कहता है कि जो भी सिविल कोर्ट्स होंगी, सारी सिविल कोर्ट को इनहेरेंट ये जुरिसडिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन है कि वो सारे सूट ऑफ सिविल नेचर को डिसाइड करेंगे। तो पीटी में ऑप्शन आएगा कि सिविल कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द केस, नंबर 1 सिविल सूट, नंबर 2 सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, क्योंकि सूट ऑफ सिविल नेचर का दायरा बड़ा है, तो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। अब भाई सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है, देखो सूट ऑफ सिविल नेचर में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें बेसिकली कोई लीगल राइट हो और वो लीगल राइट वॉलेट हुआ हो। आपको आपका कोई देयर मस्ट बी सम लीगल राइट ना, आप कोर्ट में आओगे तो किस अधिकार से आओगे, आपके पास कुछ राइट तो हो। भाई मेरा ये अधिकार था और सामने वाले ने मेरे इस अधिकार का उल्लंघन किया, तब आपके पास आता है कॉज ऑफ एक्शन। जो एक्शन आपने लिया है कोर्ट में प्लेंट दायर करके, so what was the cause behind that particular action? So the cause was that I had that particular right and some person had violated my right. Okay, तो क्या है कि cause of action must be there, तो legal right हो, उस legal right का violation हो तो वो कहलाएगा सिविल सूट। अब सूट और सिविल नेचर क्या बन जाता है, ये कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से देखने पर आपको कोई पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन इसी से रिलेटेड है, देख लीजिएगा आप लोग कि कभी कुछ पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई रिलीजियस मैटर हो सकता है इन्वॉल्व हो, फिर भी वो सिविल सूट्स ऑफ सिविल नेचर बन सकता है अगर उसमें लीगल राइट वॉलेट हो रहा है। जैसे आपके पूजा करने का अधिकार, अब आपको कोई मंदिर ना जाने दे तो ऐसा लग रहा है कि पूजा करने का अधिकार तो रिलीजियस राइट है, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर कैसे बनेगा, क्योंकि ये मेरा आर्टिकल 25 मुझे राइट दे रहा है, मेरे पास फंडामेंटल राइट है। ओके, राइट टू प्रोफेस प्रोपोगेट कॉन्साइंस, इन सब का, तो ये तो मेरा 25 में फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही अगर केवल क्वेश्चन आ जाए किसी को कास्ट से बाहर निकालना, ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है, इट्स अ प्योर सोशल इशू। लेकिन अगर आए कि आपको कास्ट से बाहर निकाल दिया और बाजार से सब्जी खरीदने का अधिकार, दुकान से सामान लेने का अधिकार, उस तालाब से गांव में जो पानी लेने का हैंडपंप है वहां से पानी लेने का अधिकार, वहां का जो कॉमन रास्ता है वहां से चलने का अधिकार भी आपसे छीन लिया, नाउ आपके लीगल राइट भी वॉयलेट हो रहे हैं, तो ये बन गया सूट ऑफ सिविल नेचर। ओके, कोई प्योर पॉलिटिकल मैटर है, सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा, वो प्योर सोशल मैटर है, सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल है लेकिन उसमें लीगल पॉइंट जुड़ा है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 2 इसी से रिलेटेड है। देन आप आओ 10, तो ये जाना जाता है रेस्ट सब जुडिस के नाम से। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, भैया रेस्ट सब जुडिस कहाँ है, तो सेक्शन 10 में। रेस्ट सब जुडिस क्या कहता है, एक मैटर उन्हीं लोगों के बीच में, सेम मैटर सेम पार्टीज के बीच में या जो लिटिगेटिंग है उनके अंडर, वो ऑलरेडी अगर किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो सेम पार्टी सेम मैटर को अगर दोबारा लेके आती है तो जो सब्सिक्वेंट मैटर जिस कोर्ट में गया है वो कोर्ट इस सब्सिक्वेंट दूसरे मैटर को स्टे कर देगी, इस पर स्टे लगाएगी। ओके, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसको प्रोसीड नहीं करेगा क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी चल रहा है। तो ये जो दूसरा, ये कहलाता है आपका रेस्ट सब जुडिस। ठीक है, इस पे लास्ट वाली लाइन ध्यान रखिएगा, लास्ट लाइन इसमें आ जाइए, such suit is pending in the same or other court in India having jurisdiction to grant relief in India beyond the limit of India established continued central government and having the like jurisdiction of the Supreme Court. Okay, लेकिन अगर कोई बाहर मैटर, एक सेकेंड कुछ नहीं पता नहीं क्या था, तो अगर अगर कोई मैटर बाहर फॉरेन कोर्ट में है तो इस पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, चलो, डिपेंडेंसी ऑफ द सूट इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड, तो अगर किसी फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है तो फिर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉरेन कोर्ट में है तो जुडिस अप्लाई नहीं होगा, कोई नो बार नहीं है, ये भी पूछा जाता है। अब जो रेस जुडिकाटा, तो भैया रेस जुडिकाटा से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट चलो पीटीएम बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे। रेस जुडिकाटा पहले तो ध्यान रखना भाई सेक्शन 11 में है। 3 जो लैटिन मैक्सिम है, अगर आती है तो अच्छा है, नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेंस के लिए जरूरी होती है, चलेगा। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा क्या है, नो कोर्ट शैल ट्राई, कोई भी कोर्ट ट्राई नहीं करेगी ऐसे किसी मैटर को। अब ध्यान रखना,
रेस जुडिकाता सूट और इशू दोनों पर लगता है, पीटी के लिए एकदम रट लीजिए। सूट पर, पूरे सूट पर तो लगेगा ही, साथ साथ इश्यूज पर भी लगेगा। अगर अब ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर तो ये तो मेंस की क्लास में डिस्कस होता है आराम से, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। सूट और इशू में डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये डिफरेंस ये होता है कि एक सूट के अंदर बड़े सारे इश्यूज होते हैं, अगर एक इशू भी कोर्ट ने डिसाइड कर लिया उस इशू को दोबारा कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। सो नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, वो सूट और इशू जो सब्सटेंशियली अब दोबारा मैटर लाए, सब्सटेंशियली वही मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो दोबारा कोर्ट उन्हीं पार्टीज के बीच में उसी मैटर को जो सब्सटेंशियली इन इशू था पहले और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, तो दोबारा डिसाइड नहीं होगा। ये आपका रेस जुडिकाटा है, ठीक है, और ये बार है और कोर्ट इससे बाउंड है, तो रेस जुडिकाटा, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या है, सेक्शन 3, वो एक्सप्लेनेशन 3 एकदम रट लीजिएगा। डायरेक्ट रेस जुडिकाटा आपसे पूछा जाएगा तो एक्सप्लेनेशन 3 टिक करिएगा। आपसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पूछा जाए तो एक्सप्लेनेशन 4 टिक करिएगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मतलब जो चीजें आपको नॉर्मली आपको प्लीडिंग्स में रेज करनी चाहिए थी, डिफेंडेंट को उसके बेसिस पर डिफेंस लेना चाहिए था और उसने वो नहीं लिया, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन 4, भैया आपने कोई रिलीफ मांगा और कोर्ट ने उसको कुछ भी उस पर कुछ भी नहीं, कुछ गारंटी नहीं किया, तो ऐसा माना जाएगा वो रिलीफ रिफ्यूज कर दिया गया, अब आप दोबारा उस रिलीफ को नहीं मांगोगे, रेस जुडिकाटा लग जाएगा। एक्सप्लेनेशन 5 हो गया। देन एक्सप्लेनेशन 6 पर आइए। ये कहता है, आपसे पूछ लिया जाए अगर कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट में, पीआईएल में या रिप्रेजेंटेटिव सूट में रेस जुडिकाटा लगता है, और आंसर शुड बी यस। एक्सप्लेनेशन 6 ये कहता है, ठीक है। देन एक्सप्लेनेशन 7 आएगा कि क्या एग्जीक्यूशन के दौरान भी रेस जुडिकाटा लगेगा, आंसर इज यस। अगर सेक्शन 47 में दिया है कि कुछ इश्यूज को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकती हैं, तो अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने कोई इशू डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी, तो सेम इशू दोबारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, एक्सप्लेनेशन 7 कहता है। देन आओ एक्सप्लेनेशन 8। ओके, एक्सप्लेनेशन 8 ये कहता है एन इशू, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यही है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये कहता है एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मली पिक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन की बात करते हैं कि कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। देन आप 12 पर आइए। 12 भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बार की बात की गई है, बार टू फर्दर सूट। अगर सीपीसी में कहीं भी बार लगाई गई है तो सेक्शन 12 कहता है आप फर्दर सूट नहीं कर सकते। जैसे रेस जुडिकाटा की बात तो आपने इधर ही पढ़ लिया, आप आगे पढ़ोगे, अगर कोई सूट अबेट हो जाता है ऑर्डर 22 में, अगर वो अबेट हो गया तो अबेटमेंट का टाइम अबेट हो गया, मतलब डेथ हुई और एलआर को सब्स्टिट्यूट नहीं कराया गया, तो फिर आप दोबारा सूट नहीं कर सकते। आपने अगर सूट को विड्रॉ कर लिया विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, विड्रॉ कर लिया, तो भी आप दोबारा सूट नहीं कर सकते। अगर आपने कंसेंट डिक्री पारित हुई है तो आप सूट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्डर 2 रूल 3 है, ये भी इनकी भी बार है। तो ये यहाँ पर कह रहा है सेक्शन 12 की जो जो बार हैं आप उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 13 काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 13 के क्लॉजेस जो हैं, ठीक है, कि फॉरेन जजमेंट नॉर्मली कंक्लूसिव माना जाएगा, लेकिन किन किन सिचुएशन में नहीं माना जाएगा, जब कोर्ट कॉम्पिटेंट ना हो, कोई फ्रॉड हो, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है फॉलो ना किए गए हो, इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं लॉ वो फॉलो ना किए गए हो, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड ना किया हो, वो मैटर मेरिट पर डिसाइड ना हो बल्कि फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया हो, तो वो कंक्लूसिव नहीं होगा। ओके, अगर क्वेश्चन ये आए कि कॉन्क्लूसिवनेस की प्रिजम्पशन कहाँ दी है, तो 14 लगा के आना, और अगर ये पूछे कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब नहीं होंगे, तो 13 लगाना। ओके, चलो, प्रिजम्पशन 14 में दी है। अब आइए 15 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉजिकल सी बातें दी हुई हैं इसमें। प्लेस ऑफ सूइंग की बात की है कि मामला कहाँ पर डाला जाएगा, सूट कहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो ये बताओ कि आपके हमारे पास तो हमारे यहाँ तो पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, निचली कोर्ट, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर जाते जाते अपेक्स कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो जब ये कहता है 15 की प्लेस ऑफ सूइंग, तो जब भी कोई मैटर है तो वो लोएस्ट ग्रेड से ही स्टार्ट होना चाहिए, जो सबसे छोटी कोर्ट है आप मामला उसमें लेकर जाइए, क्योंकि जितनी ऊपर कोर्ट जाएगी वो उतनी ही ओवरबर्डन होती जाएंगी, ठीक है। तो 15 कह रहा है कि जो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होगी वहां पर जाएगा, ये पूछ लिया जा सकता है। 16 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि जब सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके, तो सूट टू इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है तो आप वहीं पर सूट फाइल करिए जहां पर कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जैसे उसका पार्टीशन कराना है,
टीपीए का मामला है, उसको रिडीम कराना है, कल को उसको मॉर्गेज कराना है, उसको सेल कराना है, उसको फोरक्लोजर कराना है, ठीक है, पार्टीशन वगैरह हो गया, या उस पर आपकी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई रॉन्ग हुआ है, न्यूसेंस वगैरह हुआ है, आपको कॉम्पनसेशन क्लेम करना है, तो सेक्शन 16 कहता है आप वहीं पर करिए जहां पर की प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ओके, देन आप इसका एक प्रोविजो है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वन और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट में वेयर द रिलीफ सॉट कैन डायरेक्टली ऑब्टेन। अब आपका रिलीफ आपने ऐसा मांगा है जो कि डिफेंडेंट से पर्सनली लिया जा सकता है, ओके, उसको अरेस्ट करा के उसको जेल में भेजकर, तो आप कहाँ करोगे सूट, तो आप वहां कर दो जहां पर डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन, इन तीन को तो एकदम रट लेना, वर्क फॉर गेन, कैरीज, ठीक है, ये देखिए लिखे हुए यहाँ पर, कहाँ गया, पर्सनली, पर्सनल ओबीडियंस से, तो रिजाइड्स, वॉलेंटरी रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, लास्ट में लिखा है, इनको रट लीजिए एकदम से, ठीक है। देन आप आ जाओ 17 भी इंपॉर्टेंट है कि भैया आप सूट तो फाइल करना चाहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी दो डिफरेंट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आती है, आधा हिस्सा तो इस कोर्ट में आ रहा है और आधा इसका हिस्सा उस टेरिटोरियल कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ रहा है, तब आप क्या करोगे, तो आप दोनों में से किसी कोर्ट में कर दो मैटर, बट ध्यान रखो जिस भी कोर्ट में आप कर रहे हो उस कोर्ट के पास उस कोर्ट के पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होनी चाहिए। भाई टेरिटोरियल तो है, आधा हिस्सा इस कोर्ट में आ रहा है, आधा उसमें, तो कोई किसी में कर दो, लेकिन उसके पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होनी चाहिए उस मैटर को देखने के लिए। देन आप लिखो, अगला है 18 इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि जहां पर अनसर्टेन हो तो क्या करोगे, क्लियर ही नहीं है, अनसर्टेनिटी है उसको लेकर, तो आप अनसर्टेनिटी है तो आप कर दो किसी भी कोर्ट में, जिस कोर्ट में आप करोगे वहां पर अगर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब थोड़ा भी 1% गुंजाइश होनी चाहिए कि इस कोर्ट में ये मैटर वैसे भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी है तो वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट तो हो जाएगा, बट वो कोर्ट क्या करेगी, जो अनसर्टेनिटी का जो ग्राउंड्स है उस स्टेटमेंट को इन राइटिंग उसको रिकॉर्ड करेगी, ओके, इन राइटिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही आगे का काम होगा, ठीक है। तो अगर फिर कल को उसमें जो डिक्री पास की जाएगी वो बिल्कुल वैलिड होगी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिसको भी इनका इश्यूज उठाने होंगे इनकी अनसर्टेनिटी को लेकर, ठीक है, चाहे टेरिटोरियल को लेकर या पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को लेकर, तो वो आप जितना जल्दी पॉसिबल हो, एज अर्लियर एज पॉसिबल ऑब्जेक्शन रेज कर देने चाहिए। खैर, क्लॉज 2 वेयर द स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड जरूर करोगे, अगर नहीं रिकॉर्ड किए हैं तो जो इसके ऑब्जेक्शन है इज टेकन बिफोर एपलेट और रिविजनल, इसको ध्यान रखना, इसके ऑब्जेक्शन एपलेट और रिविजनल कोर्ट में आप उठा सकते हो, ठीक है, उठा सकते हो इसके ग्राउंड को। देन आ जाओ आप सेक्शन 19 पर, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू एनी पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कोई रॉन्ग कमिट किया, मारपीट हो गई, न्यूसेंस हो गया, आपने डिफेम कर दिया उसको, या आपने मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर आपने कुछ रॉन्ग कमिट किया है, तो आप कहां पर सूट फाइल कर सकते हो, वहां पर कर दो जहां पर वेयर दी रॉन्ग वाज डन, जिस जगह पर रॉन्ग हुआ है वहां कर दो, और विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन वन कोर्ट एंड डिफेंडेंट रेजाइड, जहां तो डिफेंडेंट रहता है वहां कर दो, या जहां पर रॉन्ग हुआ है वहां कर दो। इसके इलस्ट्रेशन पीटी में एज इट इज आ जाते हैं, ए और बी देख लेना, ए बी ऐसे ही आ जाते हैं। देन आप 20 ये पूछ लिया जाता है कि अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, ए और बी इलस्ट्रेशन एकदम पढ़ लो, हो सकता है कल आपके एग्जाम में ये इलस्ट्रेशन मिल जाए आपको एमपी में या किसी भी स्टेट में ये इलस्ट्रेशन आ जाता है। then other suit to be instituted where defendant reside or cause of action arises, देखो ये कहता है कि other suit to be instituted where defendants reside, मतलब जब एक से ज्यादा दो से ज्यादा डिफेंडेंट हो तो सूट वहां करो, पहली बात तो जो कॉमन प्लेस हो डिफेंडेंट के लिए आप वहां पे कर दो, ठीक है, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। दो पॉइंट्स हैं इसमें ध्यान रखने वाले, एक तो सूट आप वहां कर सकता है प्लेंटिफ जहां तो जो कॉमन प्लेस हो सारे डिफेंडेंट के लिए वहां कर दो, या तो जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां कर दो। अब एक डिपेंडेंट रहता है यहाँ, दूसरा काम करता है वहां, ठीक है, तीसरा वर्क फॉर गेन करता है कहीं और, तो आप क्या करोगे, अगर आप एक जगह पर जैसे लखनऊ में रहता है एक डिपेंडेंट, आप सूट वहां यहाँ कर रहे हो, दूसरा डिपेंडेंट दिल्ली और तीसरा राजस्थान में रहता है, तो क्या करोगे, अगर आप लखनऊ में सूट फाइल कर रहे हो तो उन दोनों से कंसेंट ले लो, या तो परमिशन हो कोर्ट की या तो डिफेंडेंट ने उसके लिए अलाउ कर दिया हो तब कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर कॉमन प्लेस होना चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाला, कि अगर कोई कॉर्पोरेशन है तब क्या करोगे, कॉर्पोरेशन के लिए, तो कॉर्पोरेशन में अगर उस कॉर्पोरेशन का कोई सोल ऑफिस है, जैसे मेन उसका हेड ऑफिस तो है बॉम्बे में बस, तो आप वहीं पे करो जहां पर सोल ऑफिस है। दूसरा,
उसका हेड ऑफिस है बॉम्बे में, लेकिन उसकी ब्रांचेस लखनऊ में भी हैं, बरेली में भी हैं, मुरादाबाद में भी हैं, पटना में भी हैं। तो अगर उसका कॉज ऑफ एक्शन पटना में अराइज हुआ है तो फिर आप वहां पर भी कर सकते हो जहां पर उसकी ब्रांच है, अदरवाइज फिर आप सोल ऑफिस में करिए। ये आपका हो गया। देन 21, जैसे हमने देखा ना 18 में अनसर्टेनिटी है, तो अगर आपको जुरिस्डिक्शन से लेकर जुरिस्डिक्शन को लेकर ऑब्जेक्शन उठाने हैं तो सेक्शन 21 कहता है कि ठीक है आपको ऑब्जेक्शन उठाने हैं तो पिक्यूनरी, क्लॉज 1 टेरिटोरियल ऑब्जेक्शन की बात करता है, क्लॉज 2 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है, आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो बट एज अर्लियर पॉसिबल, ठीक है, जहां पर इश्यूज सेटल, तो बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ठीक है, आप उठा लो। और अनलेस एंड अनटिल ये हो कि फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है, अनलेस देयर हैज बीन कॉन्सिक्वेंस फेलियर ऑफ जस्टिस, तब आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज तो आपको देखा जाएगा कि आपने क्यों नहीं पहले ऑब्जेक्शन उठाया। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप अपील में, रिविजनल कोर्ट में ऑब्जेक्शन, so no objection as the place of suing shall be allowed by appellate or revisional court unless the objection was taken in the court of first instance। तो आपसे पूछा जाएगा आप जो अपील और रिवीजन में ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, क्या आपने अपीलेट पहले आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में जहां पर ये चल रहा था ऑब्जेक्शन उठाया था, क्यों नहीं उठाया था? तो अगर नहीं भी उठाया था, तो अगर कोर्ट को लगता है कि अगर हमने इनको अलाउ नहीं किया ये ऑब्जेक्शन को तो फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, तो फिर कोर्ट अलाउ कर सकती है। 21A ये बार की बात करता है कि अगर आपको किसी डिक्री को सेट असाइड करना है तो सेट असाइड करने के तमाम तरीके बताए हैं, आप उसके लिए सूट नहीं फाइल करोगे, आप उसको सेट असाइड कराओ ना, जो अलग तरीके दिए हैं आप सेट असाइड करने के लिए सूट नहीं फाइल करोगे। देन 22 है, ये फोरम ऑफ कन्वीनियंस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम ऑफ कन्वीनियंस कहाँ दिया है, देन सेक्शन 22 में बताना। फोरम ऑफ कन्वीनियंस क्या है, ये कहता है कि जान लो किसी प्लेंटिफ ने, जैसे डिफेंडेंट का 3 जगह आप सूट फाइल कर सकते हो ना भाई, जहां पर वो पर्सन वर्क करता है, कैरीज ऑन बिजनेस और वर्क फॉर गेन, या वॉलंटरी रेजाइड्स या कैरीज ऑन बिजनेस, या तो जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब इसने प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, या मान लो कर दिया जहां पे वो वॉलंटरी रेजाइड करता था, लेकिन ये चाह रहा है कि इसमें से दूसरी वाली कोर्ट में हो जाए क्योंकि उन कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है। तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरा ये मामला इस कोर्ट से उस कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, यही कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस सेक्शन 22 में। अब ये एप्लीकेशन कहाँ लगाई जाएगी, तो ये पढ़ लेना आप, 23 में बताया गया है। ये कह रहा है कि भैया जो एप्लेट कोर्ट है उनकी वहां पर लगा दो, कॉमन अगर एप्लेट कोर्ट है तो कॉमन में लगा दो। अब एक कोर्ट तो इस जगह है, एक कोर्ट मान लो इस स्टेट में है और दूसरी इस स्टेट में है, अगर एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो उसी हाई कोर्ट में लगाओ, अगर अलग अलग हाई कोर्ट में आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, इसमें अमेंडमेंट हो चुका है तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। देन पावर ऑफ ट्रांसफर सेक्शन 24, इसको अपना एक हल्का सा रीडिंग कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। 24, 25 एक रीडिंग, बस ऐसे ही सेक्शन देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना आपको, ये ट्रांसफर की बात करता है। देन नाउ 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 26 ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है, इसको एकदम रट लेना भैया। इस सेक्शन 26 के साथ ऑर्डर 4 का रूल 1 पढ़ लीजिएगा बिल्कुल से, क्योंकि जो यहाँ 26 में कहा है वहां पे ऑर्डर 4 में कहा है। तो जब भी आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे तो जो प्लेंट के थ्रू करते हो और प्लेंट को इन डुप्लीकेट करोगे आप, ठीक है, प्लेंट इन डुप्लीकेट, जितने डिफेंडेंट होंगे उतने डिफेंडेंट के प्लेंट, अगर 4 डिफेंडेंट है तो 4 कॉपी लगेगी प्लेंट की। क्यों? क्योंकि जब सम्मन भेजा जाता है ना तो उतनी कॉपीज भी लगाई जाती हैं प्लेंट की, तो वो इनको करना पड़ेगा। और मैनर बताया कि जो प्लेंट है वो वेरीफाई होना चाहिए, है ना, प्लीडर के साइन हो, उनके खुद साइन हो। तो ये चीजें इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट की, भैया प्लेंट इंस्टीट्यूट कैसे करोगे, ये सेक्शन 26 में बताया है और सेम आपको ऑर्डर 4 में बताया है, ठीक है, और वो प्रूफ एफिडेविट के साथ हो, वेरीफाई हो, ठीक है। देन आप 27 में सम्मन भेजा जाता है, इसको आप लोग देख लीजिए, ऑर्डर 5 में उधर दिया गया डिटेल प्रोसीजर आपको। तो सूट जब ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाएगा तो सम्मन भेजा जाएगा डिफेंडेंट को, ओके, टू अपेयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व एज मैनर प्रिस्क्राइब, ठीक है, और ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ठीक है। तो ये 30 days का पीरियड एकदम आपको रट लेना, ये क्वेश्चन आता है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 30 days का, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा कि वेयर अ सूट हैज बीन द सम्मन में बी इशूड टू द डिफेंडेंट, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, अब डिफेंडेंट को सम्मन इशू होगा कि आप अपियर होइए और आंसर दीजिए जो आपकी प्लेंट में किया गया है आपके खिलाफ। तो ये पीरियड ध्यान रखना कि 30 दिन का है। सर्विस ऑफ सम्मन वेयर द डिफेंडेंट रेजाइड अनदर स्टेट, सेक्शन नंबर केवल याद रख लीजिएगा, ठीक है, सेक्शन नंबर केवल याद रख लीजिएगा। इसके बाद बाकी तो जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपके ऑर्डर 5 में है, ऑर्डर 5 में। देन जजमेंट एंड डिक्री देख लीजिएगा, सेक्शन 33 में है, जजमेंट एंड डिक्री सेक्शन 33 में है।
ठीक है, तो पहले जजमेंट आपका प्रोनाउंस किया जाएगा और उसी को फॉलो करती है डिक्री। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, जब पूरी तरह सुन लिया जाएगा देन कोर्ट प्रोनाउंस करती है जजमेंट और उसके 15 दिन बाद उस पर डिक्री होगी। देन सेक्शन 34 इंटरेस्ट देख लीजिएगा, इंटरेस्ट किस सेक्शन में 34 में है, कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट लग सकता है, तो 6%, ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। इंटरेस्ट जो मनी क्लेम्स वगैरह होंगे उसमें इंटरेस्ट 6% से ज्यादा नहीं लग सकता है। देन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 35, सेक्शन 35 पूछ लिया जाएगा कॉस्ट का प्रोविजन कहाँ है, तो 35 में है। कॉस्ट लगाना, किस पर लगाना, कितना लगाना, ये कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कॉस्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, किस पर कब कितना लगाना है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। देन आप ध्यान रखना 35A और 35B, जैसे कॉम्पनसेटरी कॉस्ट लगाना है तो 35A में लगेगा, और अगर डिले आपकी वजह से प्रोसीडिंग डिले हुई है तो जो कॉस्ट लगती है वो 35B में लगती है। ठीक है, वो 35B में लगती है, इसको ध्यान रख लीजिएगा आप। तो अगर आपने गलत तरीके से किसी को डिफेम करने के पर्पज से, है ना, आपने प्रोसीडिंग करी, झूठी मूठी प्रोसीडिंग कर ली, ठीक है, तो वो कॉम्पनसेशन 35A में लगेगा, और आपकी वजह से प्रोसीडिंग को आप डिले कर रहे हो, जब आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, विटनेस प्रोड्यूस करना था, नहीं किया, जबरदस्ती के एडजमेंट लिए जा रहे हो, तो आपको 35B में कॉस्ट लगेगा। देन आप आओ 36 में कि जो डिक्री पर ऑर्डर, जो डिक्री के प्रोविजन है वही ऑर्डर पर भी अप्लाई होंगे। खैर आप आओ इसमें डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री, आप इसको छोड़ भी सकते हो। 38 पर आइए, कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। भैया कौन कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया है वो तो करेगी, और डिक्री पास करने के बाद अगर उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और कोर्ट को तो वो, तो जिस कोर्ट ने पास किया है वो और जिसको एग्जीक्यूशन के लिए सेंड किया गया है वो, ये दोनों कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। ट्रांसफर, क्या कोई डिक्री ट्रांसफर हो सकती है? बिल्कुल, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा डिक्री ट्रांसफर हो सकती है, बिल्कुल। तो डिक्री ट्रांसफर हो सकती है कब? ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर खुद कहे कि वहां पर एग्जीक्यूट होना है तो डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर हो सकती है, और कोर्ट भी कर सकती है, इसको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ठीक है, अब कब करेगी भाई? जहां पर एग्जीक्यूट होना है प्रॉपर्टी वहां पर है तब कर देगी। डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही होना है तो डिफेंडेंट उस जगह पर रहता है तब कर देगी। प्रॉपर्टी का सेल वगैरह पार्टीशन वगैरह होना है तो जिस जगह वो प्रॉपर्टी है वहां पर कर देगी। तो ये आपका 39 कहता है। देन आप आ जाओ, ये सब आप आगे का, अब नेक्स्ट आइए, आप कोर्ट भी कर सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। 44 आ जाइए, 44 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो फॉरेन कोर्ट डिक्री को पास करती हैं, मैंने अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने 13 में कि वो 14 में प्रेजम्पशन है वो कॉन्क्लूसिव होगी। तो वो जो फॉरेन कोर्ट की डिक्री होती हैं वो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूट हो सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो इंडिया में ही पास की गई हैं। कहाँ लिखा है? एग्जीक्यूशन 44A में लिखा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो फॉरेन कोर्ट की डिक्री रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की होनी चाहिए। ओके, देन आप आओ 46, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कतई नहीं छोड़ना, पूछा जाएगा प्रिसिप्ट किस सेक्शन में है और प्रिसिप्ट का मैक्सिमम पीरियड क्या होता है। तो प्रिसिप्ट जो होती है वो 2 मंथ के लिए की जा सकती है। अब ये होता क्या है, इसमें जो डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में डिक्री आती है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि भैया जब तक इस डिक्री का एग्जीक्यूशन ना हो जाए, मुझे लगता है कि ये डिफेंडेंट एग्जीक्यूशन होने ही नहीं देगा, ये प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, एग्जीक्यूशन के लायक कुछ छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि भाई आज डिक्री पास हुई है ना, एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम तो लगेगा, तब तक के लिए इसकी प्रॉपर्टी आप अटैच कर दो, वरना ये एग्जीक्यूशन होने नहीं देगा। तो ये कहलाता है प्रिसिप्ट, और इसमें डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए, और पीरियड होता है, उसके बाद आप दोबारा प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 महीने इसकी टाइम है। सेक्शन 47, यस, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कुछ मैटर को डिसाइड कर सकती है अगर वो मैटर, ध्यान रखना, डिक्री के एग्जीक्यूशन, डिक्री के डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन, 3 टर्म रट लो पीटी के लिए। डिक्री के डिस्चार्ज, सेटिस्फेक्शन और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, भाई कोई ऐसा क्वेश्चन जो डिक्री को फाइनली सेटिस्फाई कर देगा, फाइनली डिस्चार्ज करा देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी डिक्री, तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो एग्जीक्यूटिव को डिसाइड कर सकती है, सेक्शन 47 में, ध्यान रखना। ओके, तो अगर जैसे कि मान लो कोई डिक्री में कोई सेल करा दिया, अटैचमेंट एंड सेल कराया, अब सेल कराया तो किसी सामने वाले ने प्रॉपर्टी को परचेज किया, अब जो जजमेंट डेटर है अगर वो कब्जा नहीं दे रहा है तो इस मैटर को भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट देख सकती हैं और उसको परचेजर को कब्जा दिला सकती हैं। देखिए, ऑल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी परचेजर, और मैं क्लॉज सेक्शन 47 का लास्ट क्लॉज पढ़ रही हूँ, ठीक है।
डीम टू बी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, वो माना जाएगा एग्जीक्यूशन से रिलेटेड और उसको कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं। देन आप ध्यान रखो, और इसका लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर है, ये देख लेना। फिर सेक्शन 50 में एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन 50, जब भी जजमेंट डेटर की डेथ हो जाए तो उस डिक्री को एलआर के अगेंस्ट में भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ठीक है, कितना, जितना एलआर के हाथ में प्रॉपर्टी आएगी उस एक्सटेंट तक कराया जा सकता है। देन 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है कि कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या क्या कर सकती है। तो भाई क्या क्या कर सकती है डिक्री के लिए, वो प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली डिलीवर कर सकती है। सेक्शन 51 एकदम रट लेना, रिसीवर को अपॉइंट करना, प्रॉपर्टी को अटैच करना, सेल करना, अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब कुछ हो सकता है। कोर्ट को पावर है ना भाई, एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है कि मैटर किस मैटर पर डिक्री हुई है ना, किस मैटर पर डिक्री हुई है। जैसे कि आपका मनी क्लेम वगैरह है तो अरेस्ट भी कराना पड़ेगा, अरेस्ट, डिटेंशन, सेल, अटैचमेंट सब हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलाना तो पोजीशन आप दिलाओगे, तो अटैचमेंट कराना पड़ेगा तो अटैचमेंट, डेट वगैरह का है तो आप अटैचमेंट भी करा दोगे, सेल भी करा दोगे। ठीक है, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन का है तो आप स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलाओगे। तो ये डिपेंड करेगा किस चीज की डिक्री है, और ये आपके ए से लेकर ई तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज पढ़ लीजिएगा। देन आप एलआर वाला बता दिया 51, यहीं से 52 हो जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल, जितने हद तक आपके पास प्रॉपर्टी आई है वहीं तक आपकी लाइबिलिटी रहेगी। देन आप अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेक्शन 55। अच्छा, पार्टीशन जरूरी है। सेक्शन 54 कौन कराएगा, कलेक्टर कराएगा पार्टीशन को, या कलेक्टर खुद कराए या कोई और व्यक्ति जो कलेक्टर ने अपॉइंट कराया हो वो करा सकता है। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन हो सकता है ड्वेलिंग हाउस में, आप आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज एंटर नहीं करोगे। जहां भी किसी के खिड़की दरवाजे ऐसे ही नहीं तोड़ दोगे, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे। भाई आपको किसी के घर में जाना है, आपको लगता है इस घर में जजमेंट डेटर है, तो पहले उसको अपॉर्चुनिटी तो दोगे कि भैया तुम बाहर निकलो। और अगर वो तभी भी नहीं देता है तो आप खिड़की दरवाजे तोड़ सकते हो। अगर उस घर में कोई महिला है तो आप उसको पहले पूरा मौका दोगे, क्या पता उसको कस्टम अलाउ करते हैं बाहर आना या नहीं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए, कोई अगर महिला है और मनी क्लेम है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। 56 इसको देख लेना है आपको। 57 एंड 58 भी इंपॉर्टेंट है, सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, ये जहां पर अरेस्ट वगैरह किया जाता है, अरेस्ट वगैरह कितने दिन के लिए डिटेन और रिलीज किया जा सकता है। तो 5,000 से ज्यादा का मैटर है तो 3 महीने तक आप कर सकते हो। 2,000 से 5,000 तक का मैटर है तो 6 वीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 58 ध्यान रखना। 57 ये बात करता है जब अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है तो पार्टी के ही कॉस्ट पर उसको जेल में रखा जाता है, ये 57 बात करता है। ठीक है, 56 भी इंपॉर्टेंट था बताया मैंने। अब 60 सेक्शन 60 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेक्शन 60 ये कहता है कि एग्जीक्यूशन के समय किन किन चीजों का अटैचमेंट हो सकता है और किन किन चीजों का अटैचमेंट नहीं होगा। तो जो जो चीजें अटैच हो सकती हैं वो 60 के क्लॉज 1 में लिखी हैं, बैंक नोट, गुड्स, बिल्डिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट्स, बॉन्ड्स। ठीक है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सब कुछ अटैच हो सकता है, लेकिन इसका प्रोविजो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये कह रहा है कि किसी के बच्चे, बीबी बच्चे को अटैच नहीं किया जा सकता। किसी भी कोई भी ऐसे ऑर्नामेंट जिनका की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, जैसे मंगलसूत्र, बिछिया, इनका अटैचमेंट नहीं हो सकता। ओके, किसी आर्टिशियन के टूल से इनका अटैचमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसका लाइवलीहुड इस पर बेस्ड होता है। तो ये आप क्लॉज प्रोविजो के बाद वाला तुरंत ब्यारक लेकर बैठिए और इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बेड एंड बेडिंग्स को अटैच नहीं किया जा सकता। किसी कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसके टूल्स को अटैच नहीं किया जा सकता। उसके जो सीड हैं नेक्स्ट ईयर जो उसको बोने के लिए जरूरत पड़ेगी उसको अटैच नहीं किया जा सकता। इनको आप लोग देख लीजिएगा। सैलरी टू द एक्सटेंट, क्लॉज आई जरूर देखना है। सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट, ये देख लीजिएगा, 1,000 रुपी एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आई, इसको देख लेना। आई ए ये इंपॉर्टेंट है, ये 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ मेंटेनेंस, कई बार पूछा जाता है 1/3, 1/4, 1/2, तो 1/3 इसको आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ये इसको थोड़ी ना आप किसी अटैच कर लोगे, ये नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट आप आओ, सब छोड़ दीजिए। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पूछा जाए तो सेक्शन 73 में बताइएगा। रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर बताए, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन 73 में बताया। अगर कई सारे क्रेडिटर हैं तो आप उनको, सारे डिक्री होल्डर हैं और एक जजमेंट डेटर है, उसकी प्रॉपर्टी को जब बेचा जाएगा तो बेचकर उनके जो जितना भी जो भी आएगा वो लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनके शेयर के अकॉर्डिंग रेटेबली जितने भी क्रेडिट डिक्री होल्डर है भैया, ए बी सी, ओके, ये डिक्री होल्डर है। और डी जजमेंट डेटर है, इनकी प्रॉपर्टी को बेचा गया, अब बेचकर इन सबको उनका हिसाब चुकता कराना है, तो जितना जितना जिसका शेयर होगा अकॉर्डिंगली कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 73 रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना,
अगर इन तीनों में एक भी गवर्नमेंट हुआ, अगर इसकी प्रॉपर्टी पर लैंड रेवेन्यू ड्यू हुआ तो प्रायोरिटी गवर्नमेंट को दी जाएगी, लैंड रेवेन्यू पूरा चुका दिया जाएगा। अगर कुछ बचा तो क्रेडिटर्स को मिलेगा और नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज 3 सेक्शन 73 का, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 74 है। सेक्शन 74 ये बात करता है रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। ओके, ये कह रहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, दी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिक्री होल्डर फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई डिक्री होल्डर है जिसको पोजीशन मिलना था या कोई परचेजर है, लेकिन जजमेंट डेटर उसको कब्जा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कोर्ट उसको कब्जा दिलाएगी। कैसे? जजमेंट डेटर को जेल में भी भेज सकती है, इसको ध्यान रखना। सेक्शन 74 को जजमेंट डेटर को जेल में भेज सकती है, कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 30 दिन के लिए सिविल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन पूछ लिया जाएगा। कमीशन कहां से कहां तक प्रावधान है? सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 78 तक है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर 26 में बताया गया है और सेक्शन 75 से 78 में प्रोविजंस हैं कमीशन के। कमीशन कब अपॉइंट होगा? तो इसके कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करनी है, कोई माइन्यूट कैलकुलेशंस हैं, पार्टीशन करवाना है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है, ओके, तो इनके लिए सेल वगैरह करवाना है, तो इनके लिए आप कमीशन कोर्ट कर सकती है। सेक्शन 75 के सारे क्लॉज एकदम रट लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में सेक्शन 75 आता है। देन आप नेक्स्ट आओ सेक्शन 79, सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाएगा कि सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट की ज्यादातर क्वेश्चन सेक्शन 80 से आता है कि अगर आपको सूट सरकार के अगेंस्ट या किसी पब्लिक जो पब्लिक ऑफिसर है उसके अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो आपको प्रायर 2 मंथ्स का नोटिस देना होगा। ये पूछते हैं किस सेक्शन में नोटिस है, तो नोटिस सेक्शन 80 में है। टाइम कितना है? तो ध्यान रखना 2 मंथ का टाइम रिक्वायर्ड है, देना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद बाकी बहुत सारी चीजें हैं बट ये आप इनको ज्यादा फोकस करना। उसके बाद कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती हैं जहां पर कि आप बिना नोटिस दिए भी सूट फाइल कर सकते हो, वो आपका सेक्शन 80 के सब क्लॉज 2 में है, बट ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट। आप कोर्ट से परमिशन लो तभी ऐसा पॉसिबल है, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है लेकिन जब आपने कोर्ट से लीव ले रखी हो तो नोटिस देना जरूरी है। सेक्शन 80 में इतना ध्यान रखिए। अब नोटिस में भैया सब कुछ लिखा हो जरूर, पार्टी का नाम वगैरह सब कुछ। अब एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप हल्का हल्का, लेकिन 82 ज्यादा जरूरी है। 82, जब कोर्ट ने किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट डिक्री पारित कर देगी तो क्या डिक्री होल्डर तुरंत उसको एग्जीक्यूट करा लेगा? आंसर इज नो। 3 महीने तक अगर वो डिक्री सेटिस्फाई नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती है खुद गवर्नमेंट के पार्ट पर, तभी कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 82 में। तो व्हाट इज द पीरियड, कितने दिन को आपको लॉकिंग पीरियड क्या है? तो 3 मंथ है, 3 मंथ आप वेट करो। अगर उन्होंने आउट ऑफ बाहर कोर्ट के बाहर जाकर एग्जीक्यूट नहीं करा दिया तो फिर आप एग्जीक्यूट करा लो, ओके। ये हो गया। देन आपका 88 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्लीडर। तो इंटरप्लीडर क्या होता है और इसका ऑर्डर क्या? ऑर्डर 35 में इंटरप्लीडर की बात की गई है और सेक्शन 88 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इंटरप्लीडर किस सेक्शन में है, तो इंटरप्लीडर सूट की बात सेक्शन 88 में है और ऑर्डर 35 में। इंटरप्लीडर क्या होता है? देखो ध्यान रखना, इंटरप्लीडर की कुछ खासियत, एलिमेंट्स भी पूछ सकते हैं इसमें। मैं एक इलस्ट्रेशन से बहुत सिंपल से बता दूं। मैं गई और मुझे ना बाहर किसी का ना नेकलेस मिल गया, ओके, डायमंड का बड़ा हैवी सा नेकलेस मिल गया। तो मैं कहीं प्रोग्राम में थी, मैं अपने घर आ गई वो नेकलेस लेके, तो और मैंने उसको रख लिया। लोगों को पता चला कि वो नेकलेस वो उठा के ले गई थी। उसके बाद मेरे पास ना 2-3 लोग आए कि ये मेरा डायमंड का नेकलेस है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब मैं क्या मानूं, उस पे तो नाम नहीं लिखा, मैं किसको दूं? मैंने उसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है, मैंने लॉकर में भी रख दिया कहीं बैग में जाकर, और मैंने उसका पेमेंट भी करती रही कि बढ़िया बड़ा महंगा है, कहीं चोरी वोरी ना हो जाए मेरे घर से। तो मैंने उसका कॉस्ट भी दिया जो उसको रखने में आया। अब कई सारे क्लेमेंट हो गए उसके, तो कौन राइटफुल क्लेमेंट है मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मैं एक सूट फाइल करूंगी कोर्ट में, ये कहलाएगा इंटरप्लीडर सूट। मैं हूं प्लेंटिफ और जितने भी क्लेमेंट है उनको मैंने सबको बना दिया डिफेंडेंट, और मैं कोर्ट से क्लेम करूंगी कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, मुझे केवल मेरे खर्चे वापस दिला दो जो मैंने उसको दिए हैं, और आप राइटफुल क्लेमेंट को डिक्लेयर करो और ये प्रॉपर्टीज को दे दो। ये कहलाता है इंटरप्लीडर सूट। यहाँ पर प्लेंटिफ को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोर्ट बाद में प्लेंटिफ को बाहर कर देती है और जो डिफेंडेंट होता है उनमें से एक डिफेंडेंट एक किसी को उठाकर इधर प्लेंटिफ बना देती है और वो डिफेंडेंट बने रहते हैं, और कोर्ट अकॉर्डिंगली राइटफुल क्लेमेंट उसमें डिक्लेयर कर देती है। सो ये हो गया इंटरप्लीडर सूट, ध्यान रखना। उसके बाद 89 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की, बहुत पूछा जाता है, एडीआर के नाम से भी
फेमस है ये, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये कोर्ट हर केस में कोशिश करेगी कि अगर संभव हो तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट केस में हो जाए। अब इसके 4 तरीके बताए हैं कैसे कैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात पूछा जाएगा पीटी में। तो इसका आर्बिट्रेशन, कैंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, लोक अदालत एंड मीडिएशन पूछा जाता है। कितने तरीके हैं? तो इन चारों तरीकों को एकदम इसी समय रट लो, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत एंड मीडिएशन। ये 4 तरीके हैं जैसे एडीआर हो सकता है। कोर्ट कोशिश करेगी इशू, ठीक है, और भेजेगी दूसरी कोर्ट में, अगर पॉसिबल हुआ तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, अगर नहीं हुआ तो वो कोर्ट वापस से मैटर को उसी कोर्ट में भेज देगी जहां से भेजा गया था। तो सेक्शन नंबर इसका याद रखना 89 में दिया है, बाकी छोड़ते जाइए। देन सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग अगर पूछ लिया जाए कि कोर्ट को कहाँ कहाँ पावर है, तो कोर्ट बीच बीच में वारंट इशू कर सकती है, टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर देना, रिसीवर वगैरह अपॉइंट करना कम इंपॉर्टेंट है, हल्का सा देख लेना 94 में है। देन अपील, फर्स्ट अपील का प्रोविजन कहां पर है? 96 में है, और इसको एकदम रट के जाइएगा आप लोग। फर्स्ट अपील तो हर डिक्री अपीलेबल है, कहां लिखा है? 96 में लिखा है। कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं होगी, कहां लिखा है? 96 के क्लॉज, 96 के क्लॉज 3 में लिखा है। एक्स पार्टे डिक्री के अगेंस्ट अपील हो सकती है, ये क्वेश्चन तो एकदम फेवरेट है, पूछते हैं कि किस क्लॉज में एक्स पार्टी के अगेंस्ट अपील हो सकती है, तो 96 के क्लॉज 2 में हो सकती है। और कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट कहां अपील हो सकती है? तो भैया 96 के, सॉरी, कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपकी तो कंसेंट से डिक्री हुई है ना, तो आप किस बात की अपील? तो 96 के क्लॉज 2 में अपील नहीं हो सकती, क्लॉज 3 में, ये ध्यान रखिएगा। देन आप क्या करिए कि 97 भी एक हल्का सा रीडिंग देख लीजिए, हल्का सा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने पहले प्रिलिमिनरी का नहीं किया है तो फिर आप बाद में नहीं कर सकते। नो डिक्री टू बी रिवर्स, छोड़ दीजिए आप इसको, ये सब छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत डिटेल हो जाएगा। हम तो बहुत बहुत मैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं इंपॉर्टेंट है, 99 देखना पड़ेगा। 99 कहता है नो डिक्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाई फॉर एरर और इरेगुलरिटी फॉर अफेक्टिंग मेरिट और जुरिसडिक्शन। देखो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है हर डिक्री को मॉडिफाई बिल्कुल कर दिया जाए, बस आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो 99 का प्रोविजो। 99 का प्रोविजो ये कहता है कि अगर नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी हुआ था तो डिक्री को ऊपर जाकर मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, ये जो एरर है ये मटेरियल एरर माना जाता है और ये मेरिट को इफेक्ट करने वाला एरर है अगर जो नेसेसरी पार्टी है उनको ज्वाइन नहीं कराया गया था। देन 100 पूछा जाएगा आपको सेकंड अपील किस सेक्शन में होती है, तो सेक्शन 100 में होती है। फिर पूछा जाएगा ग्राउंड, क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर सेकंड अपील हो सकती है, तो आंसर है नो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर फर्स्ट अपील होती है। सेकंड अपील तो अपील की अगेंस्ट अपील है ना भाई, अपीलेट कोर्ट ने जो डिक्री पास की उसके अगेंस्ट की अपील है, तो सेकंड अपील हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होती है, इसको ध्यान रखिएगा एकदम। सेक्शन 100 में होती है, हाई कोर्ट में हो सकती है सेकंड अपील। दूसरी चीज याद रखना कि अगर एक्सपार्टे अपील है कोई, उसके अगेंस्ट भी सेकंड अपील हो सकती है। ये सारे पॉइंट सेकंड अपील में ध्यान रखने वाले ज्यादा हैं। फिर 101 बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है, ये पूछा जाएगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा किसी और ग्राउंड पर सेकंड अपील नहीं हो सकती है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो क्या बताओगे? सेक्शन 101 में 100 मत लगाना है ना, 100 मत लगा दीजिएगा क्योंकि 100 में लगेगा बट स्पेसिफिक प्रोविजन 101 लिखा हुआ है। देन 104 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा अपीलेबल ऑर्डर कहाँ है, तो 104 में वो ऑर्डर हैं जिनके अगेंस्ट अपील हो सकती है, क्योंकि सारे ऑर्डर पर से अपीलेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ऑल द डिक्रीज आर पर से अपीलेबल बट ऑल ऑर्डर्स आर नॉट। देन अपीलेट कोर्ट की पावर बात 107 में की गई है, तो आपको वैसे ही पता होगा अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकती है, किसी मैटर को फाइनली डिटरमिन कर सकती है, रिमांड कर सकती है, उसको इशू फ्रेम करके वापस भेज सकती है, ठीक है, एडिशनल एविडेंस ले सकती है जो अगर उचित लगे, तो अपीलेट कोर्ट की पावर 107 में है। देन 109 व्हेन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, जनरल देख लीजिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है 113, 14 एंड 15 एकदम रट लेना। रेफरेंस, रेफरेंस कहां पर है और इसके ग्राउंड क्या है ये पूछा जाता है, तो रेफरेंस कहां पर है? 113 में है और इसका ऑर्डर 46 है, दोनों आपको रटने हैं। 113 रेड विद ऑर्डर 46। रेफरेंस क्या कहता है कि भैया अगर किसी भी कोर्ट को
कोई मैटर डिसाइड करते समय लगे कि ये तो लीगल इशू जो है, ये जो लीगल पॉइंट है, वैलिडिटी है किसी लॉ पॉइंट पर, उसका इंटरप्रिटेशन है वो ऐसा है जो अभी तक ना तो कंसर्न हाई कोर्ट ने ना तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर अपना व्यू पॉइंट दिया गया, और ये बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट उस लीगल पॉइंट पर, उस लॉ की वैलिडिटी पर, उसके इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चन फ्रेम करेगी, अपनी ओपिनियन लिखेगी, और उस लॉ पॉइंट को कंसर्न हाई कोर्ट को रेफर किया जाएगा। ये होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस हमेशा लीगलिटी, वैलिडिटी, लॉ पॉइंट पर ही किया जाता है, और जो 113 में इसका डिटेल प्रोसीजर आपको ऑर्डर 46 में मिलेगा। देन आओ रिव्यू पर। रिव्यू का मतलब सेम है, दोबारा उसी चीज को देखना। ऑर्डर 47 में रिव्यू का प्रोसीजर डिटेल में मिलेगा आपको। रिव्यू कहता है कि रिव्यू के लिए ध्यान रखना, रिव्यू के लिए केवल पार्टीज ही नहीं बल्कि कोई थर्ड पर्सन जो किसी डिक्री ऑर्डर से अफेक्ट होता है वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, रिव्यू के ग्राउंड। ठीक है, आप देखो रिव्यू के लिए क्या है भैया, रिव्यू हम वहां कर रहे हैं जहां पर अपील हो ही नहीं सकती है, या तो अपील अलाउड ही नहीं, मैटर में रिव्यू करेंगे। अपील है अलाउड, लेकिन कहाँ गया, सॉरी, विच अपील हैज नॉट बीन प्रेफर्ड। अपील अलाउड थी बट अपील का टाइम निकल गया, अपील नहीं की गई, या अपील अलाउड ही नहीं है, तो रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू में वही कोर्ट अपने प्रीवियस जो जजमेंट वगैरह दिया है उसको रिव्यू करती है, और न्यू डिस्कवरी फैक्ट वगैरह पर रिव्यू होता है। देन आओ 115, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका, रेफरेंस किस सेक्शन में, किस ग्राउंड में है, और रिव्यू पूछा जाता है किस सेक्शन में, ऑर्डर किस में है। रिव्यू के लिए कौन कर सकता है, तो पार्टीज के अलावा थर्ड पार्टी कर सकती है। इसमें वही कोर्ट अपने प्रीवियस जजमेंट को रिव्यू करती है, ठीक है, वापस से देखती है। देन आओ रिवीजन में। रिवीजन की एक कह सकते हो ये एक सुपरवाइजरी पावर है हाई कोर्ट को। इसमें हाई कोर्ट अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड मांग सकते हैं अगर हाई कोर्ट को लगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर ली जो तो है ही नहीं उनमें वेस्ट, या जो वेस्ट थी बट वो काम इन्होंने नहीं किया। जैसे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है किसी भी मैटर को एविडेंस को लेने का, बट उन्होंने नहीं लिया बट विद मटेरियल इरेगुलरिटी लिया। आपने ऐसे केस को डिसाइड कर दिया जिसका जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, आपके पास जुरिस्डिक्शन था बट आपने नहीं किया। तो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड ये मैटर हैं जो कि रिवीजन में आते हैं। तो अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, फेल कर गए, वो एक्सरसाइज किया जो में वेस्ट नहीं है, यह एक्सरसाइज विद मटेरियल इरेगुलरिटी, देन उस पर रिवीजन हो सकता है। रिवीजन होने से प्रोसीडिंग ऑटोमेटिक स्टे नहीं होती हैं अनलेस एंड अनटिल उसको स्टे ना किया गया। ओके, चलो ये यहां से तो मैं आपको क्वेश्चन मिलेंगे 4-5 क्वेश्चन, आपके 5-6 यहीं से आ जाएंगे। देन आप इधर के आप छोड़ दो। 139 चाहो तो देख लेना, ओथ की बात करता है कि आपका एफिडेविट पर ओथ कौन कौन दिलाता है, तो कोर्ट मैजिस्ट्रेट नोटरी वगैरह, इसको देख लेना। 144 मैंने आपको अभी बता दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। रेस्टिट्यूशन की बात करता है, इसमें क्या क्या कराओगे आप, ऑर्डर कराओगे, रिफंड करा दोगे, जो चीज थी पेमेंट करा दोगे, वापस उस चीज को कॉम्पनसेशन दिलाओगे, मेस ने प्रॉफिट भी दिला दोगे, जो चीज है उसको आप रिस्टोर करो, पेमेंट करो, कॉम्पनसेशन करो, ये सारी चीजें रेस्टिट्यूशन में आ जाएंगी 144 में। इनलार्जमेंट ऑफ टाइम 148 में, जहां पर सीपीसी में कोई टाइम बताया है, ओके, सीपीसी में कोई टाइम बताया है और वो टाइम खत्म हो गया, जैसे अमेंडमेंट प्लीडिंग्स को अमेंड करने का, आप 14 दिन में आप अमेंड करो, अगर आप नहीं किए तो उसको कोर्ट कहां पर इनलार्ज कर देती है, 148 में कोर्ट चाहे तो उसको इनलार्ज कर सकती है। ओके, और इनलार्ज, इसको ध्यान रखिएगा, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन, आप ये नहीं कहोगे कि आप एज अ मैटर ऑफ राइट, और ये मैक्सिमम कितने दिन का इनलार्जमेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखना, 30 डेज से ज्यादा 148 में इनलार्जमेंट नहीं हो सकता है। इससे बाहर इनलार्जमेंट करना है तो कोर्ट अपनी 151 की इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करेगी और इनहेरेंट और जो इनलार्ज कर सकती है। देन 148 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैवियट की बात करता है। कैवियट पूछा जाता है किस सेक्शन में, तो 148 ए में है। कैवियट क्या होता है कि यहाँ पर एक पार्टी जिसको एंटिसिपेशन होता है कि कल को मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग हो जाएगी, मुझे जानकारी नहीं मिलेगी, कल को मेरे अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कल को मेरे अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो सकती है, तो ऐसा व्यक्ति प्रोसीडिंग के दौरान एक कैवियट एप्लीकेशन लगा देता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट उसके अगेंस्ट कल को लेगी, दूसरी पार्टी कोई एप्लीकेशन लगाएगी, तो कोर्ट और वो पार्टी इस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा। मतलब कि अब इसकी ऐसा नहीं है कि इसकी गैर मौजूदगी में इसको पता ही ना चले और इसके अगेंस्ट डिसीजन आ जाए। इट इज कॉल्ड द कैवियट। कैवियट 148 में लगाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पीरियड इसका जो है पीरियड जो है सॉरी इसका 90 डेज है।
90 दिन के लिए होगा, 90 दिन खत्म होने पर आप दोबारा कैविएट लगा सकते हो। 149 है जब किसी पार्टी ने कोर्ट फी दिया हो, बट जिस समय कोर्ट फी दिया था उस समय कोर्ट फी सफिशिएंट नहीं थी, तो कोर्ट चाहे तो उसको परमिशन दे सकती है कि बाद में किसी भी स्टेज में वो बची हुई कोर्ट फी दे सकता है, और ऐसा माना जाएगा कि कोर्ट फी उसने पहले ही दे दी थी। तो ये 149 में है। देन 151 आप सबको पता होगा, कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, तो सीधे से क्वेश्चन आएगा इनहेरेंट पावर कहाँ है, सेक्शन 151 में है। इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कोर्ट कभी भी ऐसे प्रोविजन के लिए नहीं करेगी जैसे कुछ एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, तो उसके काउंटर, उसके ऑपोजिट जाकर कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन जहां पर सीपीसी साइलेंट है, देखो न्याय इंश्योर करना है ना, द सिविल प्रोसीजर कोड इज देयर टू इंश्योर द जस्टिस, टू प्रोवाइड द रेमेडी। तो अब भाई आपको कोर्ट को रिलीफ देना है। अब कोई ऐसी चीज आ गई जो पूरा सीपीसी 11 कोर्ट्स देख रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ मिला नहीं स्पेसिफिकली, तो कोर्ट क्या कहेंगे, आप जाइए, आप जाइए, जब आपके पास कानून होगा तब आइएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे किसी बिंदु पर, ऐसे किसी पॉइंट पर जिस पर की सीपीसी साइलेंट हो, उसमें कोर्ट को पावर है, क्योंकि इनहेरेंट पावर कोर्ट की है क्या, बताइए, व्हाट इज द इनहेरेंट पावर। सीपीसी बंद भी कर दो तो क्या है इनहेरेंट पावर, भाई कोर्ट्स आर देयर टू इंश्योर जस्टिस, तो कोर्ट में पास एनी ऑर्डर टू इंश्योर जस्टिस, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। तो हर वो चीज जो न्याय के लिए करनी पड़े वो इनहेरेंट पावर होगी, और वो कोर्ट के पास पर से होती है। सेक्शन 151 तो केवल डिक्लेरेशन कर रहा है, तो ये बात 151 में कह रहा है कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं करेगा। किसी पीसी में कुछ लिखा है और कोर्ट कहे नहीं हम तो अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके इसको कॉन्ट्राडिक्शन में ऑर्डर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, तो अगर कोई जैसे कि जजमेंट डिक्री किया गया, कुछ क्लेरिकल मिस्टेक हो गई, राम की जगह रमा लिख गया, 10,000 की जगह 10 लाख लिख गया, 1 लाख की जगह 10,000 लिख गया, तो अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है तो इस मिस्टेक को आप कहाँ अमेंड कराओगे, 152 में कराओगे, ये ध्यान रखना। क्लेरिकल मिस्टेक 152 में है, और अगर जनरल अमेंडमेंट कराना है देन 153, जनरल पावर टू अमेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। तो ये हमारा हो गया। अब आप क्या करो, ऑर्डर पे, ऑर्डर के लिए आप पहले आओ इंडेक्स पे, क्योंकि ऑर्डर ऐसी चीज नहीं, और आप ज्यादा डरिए नहीं सीपीसी से, सेक्शन अगर आपने अच्छे से कर लिए ना वो भी आप कर लोगे। अब आप आ जाओ ऑर्डर पर। अब ऑर्डर में क्या करना है, लाइक ऑर्डर 1, भाई पार्टीज की बात कर रहा है ये। अगर आप लोग को एक, आप क्या करना इसके बाद, ये तो पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको कुछ ऑर्डर बता रही हूँ जिनको आप एकदम देख लीजिएगा। आप ना, एक मैंने स्टेजेस बनाई हैं, स्टेप्स बताई हैं सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर की स्टेजेस क्या है उसको वीडियो को देख लेना। हो सकता है एक क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए और आपको वहां से काम बन जाए, तो वो सीपीसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए स्टेजेस कि कैसे शुरुआत होता है और अंत कैसे होता है सिविल का, तो उसको जरा देख लेना। अब देखो ऑर्डर 1 आप देख लेना कि पार्टीज ऑफ सूट से रिलेटेड ऑर्डर 1 है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से ऑर्डर 1 का रूल 9 जरूर पढ़ लीजिएगा, ऑर्डर 1 का रूल 9 जरूर पढ़ लीजिएगा, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, ठीक है, और रूल 1 2 3 3A, इन रूल्स को जरूर अभी आप देख लीजिएगा। रूल 1 2 3 3A, रूल 9। ऑर्डर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 2 का रूल 1 कि भैया जब आप सूट फ्रेम कर रहे हो ना, देखो सूट फ्रेम कर रहे हो ना, तो पार्टीज तो पता हो मैं किसके अगेंस्ट मुझे सूट फाइल करना है, इसके बारे में ऑर्डर 1 में लिखा है। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं जाओ। मिस ज्वाइंडर, प्रॉपर पार्टीज क्या होती है, नेसेसरी पार्टीज क्या होती हैं, तो ये आप थोड़ा देख लो। मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर देख लो। मिस ज्वाइंडर जो जरूरी थी, मिस ज्वाइंडर सॉरी, मिस ज्वाइंडर किसी फालतू फालतू के आदमी को आपने ऐड कर लिया जिसकी जरूरत नहीं थी। नॉन ज्वाइंडर जिसको ज्वाइन करना चाहिए था, जो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी थी, आपने उसको ज्वाइन नहीं कराया, ये कहलाता है नॉन ज्वाइंडर। ओके, देन ऑर्डर 2 जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑर्डर 2 का रूल 1, रूल 2, रूल 3, जब आप सूट फ्रेम कर रहे हो तो भैया पूरा सूट तो फ्रेम करो, आधा अधूरा सूट फाइल करोगे और फिर आपका काम बनेगा नहीं, फिर आप कोर्ट में दोबारा आने नहीं दिए जाओगे, क्योंकि रूल 2 रूल 3 की बार लग जाएगी, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑर्डर 3 छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। ऑर्डर 4 एकदम छोड़ना नहीं, ऑर्डर 4 के 2 ही रूल हैं, दोनों को एकदम रट लो, अभी भी टाइम है। सेक्शन 26 के साथ कुछ है नहीं, बस कहता है पेंट फाइल करो, डुप्लीकेट फाइल करो, एफिडेविट लगा दो, ये सब बात करता है। देन ऑर्डर 5, संबंध से क्वेश्चन आना ही आना है।
ठीक है, ऑर्डर 5 से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सम्मन होता क्या है, देखो सम्मन एक डॉक्यूमेंट होता है, इन राइटिंग होता है, कोर्ट की उस पर सील रहती है, मोहर रहती है, साइन रहता है, डेट प्लेस सब कुछ लिखा होता है, किस कोर्ट में कब जाना है। सम्मन के साथ में प्लेंट की कॉपी रहती है, ये सब। अब सम्मन सर्व करने के तरीके क्या होते हैं, देखो सम्मन कई तरह से सर्व होता है। पर्सनल बेस्ट होता है कि आप डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व कर दो, दो से ज्यादा डिफेंडेंट है तो हर डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व करो। अगर पर्सनल पॉसिबल नहीं है तो अदर सब्सटीट्यूटेड भी सर्विसेज हैं जो ऑर्डर 5 के रूल 20 में दी गई है, सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज। तो वो क्या होती हैं, जब पर्सनल नहीं हो पाता है तो क्या करोगे भाई, बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई पब्लिक जैसे अगर कोई पब्लिक किसी डिपार्टमेंट में है तो उसके हेड ऑफिस में कर देना, ठीक है, उसके घर में फैमिली के एडल्ट मेंबर को कर देना। लेकिन ध्यान रखना इसमें सर्वेंट नहीं आता है, इस रूल को जरूर पढ़ लेना। घर के सर्वेंट को किया गया सर्विस सर्विस नहीं मानी जाएगी, गेस्ट को की गई सर्विस सर्विस नहीं मानी जाएगी, तो ये देख लेना। देन आप अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या करते हैं, आप एफिक्स करा सकते हो संबंध को घर के बाहर जहां पर वो रहता है उसमें एफिक्स कराना, कोर्ट हाउस में एफिक्स कराना, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में निकलवाना। तो ये सब आपको ऑर्डर 5 में रूल्स में दिख जाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज वगैरह, इसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो रूल 9 इसका जरूर पढ़ लेना, 9, 8, 10, 11, 12 एंड 20, ये रूल जरूर पढ़ लीजिएगा। 9, 9, 8, 10, 11, 12 एंड 2020, अभी टाइम है आपके पास, कल एग्जाम है ना, इनको देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। फिर प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 में बात की है तो ध्यान रख लेना, प्लीडिंग प्लीडिंग क्या होता है भाई, प्लेन WS प्लीडिंग, ठीक है। ऑर्डर बस देख लेना इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर 6 में प्लीडिंग है। प्लेंट वो डॉक्यूमेंट है एक, भाई अगर मुझे कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करना है, मेरी तो बड़ी लंबी कहानी होगी, मैंने ना मिस्टर बी से उस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस बात पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने कहा था मैं इतने मंजिल घर बनाऊंगा, इसने बनाया नहीं, इसने कहा था ये मटेरियल लगाऊंगा, लगाया नहीं, तो बड़ी लंबी स्टोरी होगी। और आपके जैसे न जाने कितनों की स्टोरी होगी, आपको न जाने क्या रिलीफ चाहिए होगा, आपके फैक्ट कुछ और होंगे। कोर्ट के पास तो इतनी फुर्सत नहीं है, और कोर्ट भी रोबोट नहीं है ना, तो कंप्यूटर है कि आप कोर्ट को बताओगे कोर्ट को याद होगा। तो देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट्स ना, कि आज आपने जो कहा है कल को आपको भी याद रहा है, कोर्ट को भी याद रहा है, तो एक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके लिए आप जो अपने राइट बता रहे हो, उस राइट का ब्रीच बता रहे हो, जो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है, जो मैटर है, जो रिलीफ चाहिए, जिसके अगेंस्ट चाहिए, जिस बात पर चाहिए, उसको आप एक डॉक्यूमेंट में लिखते हो। वो जो पत्र होता है उसको वाद पत्र कहते हैं और प्लेंट कहते हैं। तो ये ऑर्डर 7 में इसके बारे में पूरा बताया है कि प्लेंट में केवल फैक्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, लॉ पॉइंट मेंशन नहीं करते हैं। प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीजें, कोर्ट किस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ये सारी चीजें तो देख, बस ऑर्डर नंबर आप देख लो अगर आपने ज्यादा नहीं देखा है। देन WS क्या होता है भैया, प्लेंट का जो रिप्लाई होता है, डिफेंडेंट जो रिप्लाई करेगा कि हाँ मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया था या नहीं, मैं बाउंड हूँ परफॉर्म करने के लिए या नहीं। तो ये आपका ऑर्डर 8 है, जस्ट उसके बाद ही है, तो पहले प्लेंट करेगा उसके बाद ही तो WS करेगा ना, तो फिर उसी के बाद है ये WS। अब इसमें क्या करना है, ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट का टाइम ध्यान रखना, 30 डेज में कर सकता है, मैक्सिमम 90 डेज में कर सकता है, इसका पीरियड पूछ लिया जाता है 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 90 डेज। इसके बाद आप आओ, इसके बाद आप आओ, ये आप देख लीजिएगा जरूर, डिनाइल जो है वो स्पेसिफिक डिनाइल करना चाहिए, इवेसिव डिनाइल ना हो। भाई जैसे WS में वो कह रहा है कि हाँ मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने ये कहा, ये नहीं किया, कुछ बातें मानेगा कुछ बातें नहीं मानेगा, तो जो नहीं मान रहे हो ना डिनाइल स्पेसिफिक करो। देन आप ध्यान रख लीजिएगा, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, रूल 6 और 6A, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, इसके रूल सेट ऑफ और काउंटर क्लेम 6 और 6A जरूर देख लेना है आपको। फिर रूल 9 देख लीजिएगा, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर 8 का रूल 9 एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, वो सॉरी प्रोसीजर व्हेन ऑन, हाँ एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, ऑर्डर 8 रूल 9 एक्स पार्टे प्रोसीडिंग। और ऑर्डर 9 रूल 9 में प्रोसीडिंग एक्स पार्टी हो जाती है जब दूसरी पार्टी अपेयर ना हो, तो एक पार्टी के गैर मौजूदगी में भी डिसीजन दिया जाता है, ये एक्स पार्टी कहलाती है। इससे क्वेश्चन आता है एक्स पार्टी प्रोसीजर में रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल हैं अग्रीव्ड को, तो ध्यान रखना रेमेडी अवेलेबल है कि उस एक्स पार्टी को सेट असाइड कराया जा सकता है ऑर्डर 9 के रूल 13। ओके, सेट असाइड ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 9 के रूल 9 में ऐसा एक्स पार्टे किया जाता है और उसका सेट असाइड 13 में होता है। इसके अगेंस्ट और सेक्शन 96 के क्लॉज 2 में अपील भी हो सकती है, ठीक है। बस इसके बाद आप आओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजर्नमेंट पूछ लिया जाएगा। एडजर्नमेंट का ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 17 है,
ज्यादा से ज्यादा एक प्रोसीडिंग में 3 एडजर्नमेंट हो सकते हैं, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर कोर्ट को लगे, ठीक है, कि ये जरूरी है एडजर्नमेंट करना, कोई रीजनेबल ग्राउंड है, तो कोर्ट 3 से ज्यादा एडजर्नमेंट भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टी कहे कि मेरा प्लीडर किसी और केस में एंगेज है, एडजर्नमेंट नहीं होगा, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं आ नहीं सकता, तो इन ग्राउंड्स पर एडजर्नमेंट नहीं होगा। एडजर्नमेंट उन्हीं ग्राउंड पर होगा जो पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड हो। आप आ नहीं सकते कोर्ट में, अपियर नहीं हो सकते, डॉक्यूमेंट इस डेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो, तो एडजर्नमेंट 3 से ज्यादा हो सकता है, बट जनरल रूल 3 एडजर्नमेंट का है। देन आओ एफिडेविट। एफिडेविट का ऑर्डर याद रखिएगा, एफिडेविट का ऑर्डर 19 है, और एफिडेविट कौन कौन करा सकता है वो सेक्शन 139 के साथ ध्यान रखना। जजमेंट एंड डिक्री का रूल 1 पढ़ लीजिएगा बस। जजमेंट एंड डिक्री ऑर्डर 20 में है, ऑर्डर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देन आओ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर 21 से लेके डरना नहीं बिल्कुल, छोड़ भी दो पीटी में चलेगा, ठीक है, छोड़ भी दो तो चलेगा। कुछ गार्निशी ऑर्डर बस याद रख लीजिएगा, गार्निशी ऑर्डर पढ़ लीजिएगा ऑर्डर 21 में, ताकि ऑर्डर 21 के लिए ज्यादा परेशान मत होइए। अगर आपने सेक्शंस अच्छे से कर लिए तो काम चल जाएगा आपका। देन ऑर्डर 22, क्वेश्चन मैक्सिमम तो यहीं से आ जाएंगे ना। ऑर्डर 22 भाई अबेटमेंट क्या है, ऑर्डर 22 पूछ लिया जाता है, अबेटमेंट किस ऑर्डर में है, तो अबेटमेंट ऑर्डर 22 में है। ये कहता है अगर प्रोसीडिंग के दौरान किसी पार्टी की डेथ हो जाए तो उसको सब्स्टिट्यूट एलआर को करा देना चाहिए। अगर एलआर को सब्स्टिट्यूट नहीं कराया गया तो वो प्रोसीडिंग अबेट हो जाएगी। अब इस अबेटमेंट को आप चाहो तो सेट असाइड भी करा सकते हो। अगर वो सेट असाइड का टाइम भी निकल गया तो इस पीरियड को ध्यान रख लीजिए। ऑर्डर 22 का आप क्या करो, ऑर्डर 22 का रूल 4 ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें मैक्सिमम टाइम, क्योंकि एमपी में लिमिटेशन भी है ना, तो ये पूछ लिया जाता है 90 डेज और 60 डेज का टाइम, ठीक है, 90 डेज और 60 डेज। अगर आपने इतने दिनों के अंदर, पहले तो है बेरक निकाल लीजिए आप लोग, ऑर्डर 22 रूल 4, ऑर्डर 22 रूल 4 यहीं पर आप कहीं अपना मेंशन कर लीजिए 90 डेज, ठीक है। अगर आपने सब्स्टिट्यूट नहीं कराया तो सूट अबेट हो जाएगा, और अगर अबेट हो भी गया तो भी आपके पास टाइम है कि आप 60 डेज के अंदर आप इसको सेट असाइड करा लो, ठीक है। और अगर आपने नहीं कराया तो फिर फाइनली अबेट हो जाएगा। अब अबेट कब होता है, इसके लिए ऑर्डर 22 का रूल 2 और रूल 3 भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। रूल 2 और रूल 3 इसमें कैसा कहता है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है तो सूट अबेट नहीं होगा। अगर दो से ज्यादा वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है और राइट टू सू सर्वाइव कर रहा था तो सूट अबेट नहीं होगा, जो सर्वाइविंग है उनके अगेंस्ट चल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर राइट टू सू सर्वाइव नहीं किया या केवल अकेला ही प्लेंटिफ डिफेंडेंट था, ठीक है, तो फिर एलआर को सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा, पीरियड ध्यान रखना। देन आप आइए ऑर्डर 22 के बाद ऑर्डर 23, इसका ऑर्डर नंबर भी याद रख लोगे ना, क्वेश्चन एमपी में यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है कि आप विड्रॉ कब कर सकते हो, किस ऑर्डर में। प्रोसीडिंग को तो पार्टीज जो है वो विड्रॉ भी कर सकती हैं, ठीक है, विड्रॉ कर सकती हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर आपने विद परमिशन किया है तो आप बाद में भी सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो। ऑर्डर 23 में कहा गया है कि आपने अगर विद परमिशन किया है तो आप बाद में सूट, क्योंकि वो मैटर ऐसा है जो वैसे ही टेक्निकल ग्राउंड पर हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको बात कर रहा है ऑर्डर 23 की पार्टी जो है उसको विड्रॉ कर लेंगी कोर्ट की परमिशन से, और जो इसमें कमी है उसको क्योर करके फिर कर देंगी सूट को दोबारा इंस्टीट्यूट। कमीशन ध्यान रख लेना, ऑर्डर 26 सेम प्रोविजंस हैं लगभग, बस थोड़ा डिटेल में है इधर। देन आप आओ, बहुत जरूरी है, आपसे पूछा जाता है प्रॉपर सूट, सॉरी हाँ, ये आप ऑर्डर 32 माइनर और अनसाउंड माइंड के द्वारा सूट, बस केवल ऑर्डर नंबर याद रखिएगा ऑर्डर 32। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, अगर कोई अनसाउंड माइंड है और माइनर है तो आप ऑर्डर 32 में सूट इंस्टीट्यूट करते हो, वो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन के द्वारा ही सूट इंस्टीट्यूट होगा। अगर माइनर और अनसाउंड माइंड है, इनके सूट को कोई भी व्यक्ति विड्रॉ नहीं कर सकता है बिना परमिशन के, ठीक है। और जो गार्जियन वगैरह अपॉइंट होंगे, नेक्स्ट फ्रेंड होगा, उसका इंटरेस्ट माइनर के एडवर्स नहीं होना चाहिए, है ना। जो माइनर के इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट करे ऐसा गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना है। वो व्यक्ति साउंड माइंड हो, मेजर हो, जो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन बनेगा, और वो किसी भी हद से
वो उस मैटर में इंटरेस्ट ना रखता हो, ये चीज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पॉपर सूट, इसको इंडिजेंट सूट के नाम से जाना जाता है। ये पूछते हैं कि पॉपर सूट किस ऑर्डर में है, तो ये आपका ऑर्डर 33, ऑर्डर आपका 33 में है। पॉपर सूट इंडिजेंट सूट, जब किसी व्यक्ति के पास उस मामले में कोर्ट फी भरने के पैसे भी ना हो तो वो इंडिजेंट माना जाता है। अब ऐसे तो हर कोई कहने लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पैसे ना देना पड़े, इसके लिए एक लिमिट कर दी है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 तक की भी संपत्ति नहीं है तो वो इंडिजेंट माना जाएगा। ऐसे में उस संपत्ति को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिस पर वो मैटर चल रहा है, उसको छोड़कर आपके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और आपने रिसेंटली उससे पहले उस प्रॉपर्टी को किसी को बेचा ना हो जानबूझकर, तो इसमें एक चीफ मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई जाती है। तो पहले तो व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल करता है पॉपर सूट के लिए, और जब इंक्वायरी हो जाती है और कोर्ट अलाउ कर देता है तभी वो एप्लीकेशन पॉपर सूट में कन्वर्ट होती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। देन इंटरप्लीडर आपको बता ही दिया मैंने, इसका ऑर्डर नंबर याद रखना 35। इंडेक्स लेकर आई होप कि आप बैठे होंगे। देन समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 पे है। इन पॉइंट्स पे ऑलरेडी बड़ी डिटेल वीडियो मेरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको समरी प्रोसीजर पर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को सुन लो, पूरा टाइम है, कल है ना पेपर। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रख लेना, मनी क्लेम में समरी सूट होता है। समरी सूट ऑर्डर 37 में है। समरी सूट में डिफेंडेंट को राइट टू डिफेंड का राइट पर से नहीं होता है, जैसे नॉर्मली ना डिफेंडेंट को राइट होता है ना खुद को डिफेंड करने का, बट समरी सूट में नहीं होता है, केवल वो कोर्ट की परमिशन से ही खुद को डिफेंड कर सकता है। तो ये आपका ऑर्डर 37 हो गया। देन टेम्परेरी इंजंक्शन, बहुत ध्यान रखिएगा। परपिचुअल इंजंक्शन एसआरए में है, टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी ऑर्डर 39 में है। टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए कुछ गाइडलाइन है, इसको एकदम रट लेना। कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करते समय किन चीजों का ध्यान रखेगी? कोर्ट किन चीजों का, एक तो कोर्ट ध्यान रखेगी कि प्राइमा फेसाई केस मस्ट बी इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ के फेवर में ही होना चाहिए। प्रथम दृष्टया मेरे सामने ये मैटर है, मान लो मेरे सामने प्लेंट पड़ा, मैं इसको देख भी रहा हूं ना तो भी मुझे लग रहा है कि ये तो मामला वैसे ही सीधे सीधे प्लेंटिफ के फेवर में जाने वाला है, तो मैं टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर सकती हूँ। दूसरी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपको देखना होगा, 2-3 पॉइंट्स आपका। डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस, ओके, वो फोरम नहीं, सॉरी फोरम तो उधर गया। डॉक्टर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपको देखना होगा। प्राइमा फेसाई केस, ठीक है, और इर्रेपेरेबल इंजरी, 3 पॉइंट है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इर्रेपेरेबल इंजरी, कि किसको ज्यादा इंजरी हो जाएगी अगर मैंने ऑर्डर पास नहीं किया। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रेपेरेबल इंजरी अभी समझ नहीं आ रहा है तो एक इंजंक्शन का वीडियो पड़ा है, 2 मिनट लगेगा, सुन लो, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाकर कि क्या होता है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं समझ में आ रहा तो उसी वीडियो पर जाओ, उसी को थोड़ा सा सुन लो, बात समझ आ जाएगी। तो टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 में होगा और कोर्ट ये देखेगी कि भाई प्राइमा फेसाई केस प्लेंटिफ के फेवर में है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इसके फेवर में है, इसको ही ज्यादा इर्रेपरेबल लॉस हो जाएगा तो कोर्ट इसके फेवर में टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। फॉर द टाइम बीइंग होता है, ये एक तरीके का स्टे ऑर्डर ही है, ठीक है। ये डिफेंडेंट को किया जाता है ताकि वो, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, ठीक है, कुछ करना करने के लिए। उसके बाद इंटरलिक्विटरी ऑर्डर है, ये बीच बीच में प्रोसीडिंग में, ये भी ऑर्डर 39 में ही होते हैं। तमाम तरीके के इंटरलिक्विटरी ऑर्डर किए जाएंगे। अटैचमेंट करा दिया, बीच में अचानक से सेल करा दिया, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कोर्ट में नहीं रखी जा सकती ज्यादा दिन, तो इंटरलिक्विटरी ऑर्डर पास करा के उसको सेल करा देना, रिसीवर को अपॉइंट करा देना। तो ये तमाम तरीके के कोर्ट को बीच बीच को इंटरलिक्विटरी ऑर्डर पास करने पड़ते हैं, ये ऑर्डर 39 में होता है। रिसीवर आपसे पूछा जाएगा तो रिसीवर ऑर्डर 40 में किया जाता है। रिसीवर एक इम्पार्शियल पर्सन होगा जिसको की कोर्ट अपॉइंट करती है, इसके पास कोर्ट की ही पावर होती हैं। कोर्ट प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर उसके रिसीवर को सारी पावर दे देंगी, वो चाहे जिस व्यक्ति को सम्मन भी कर सकता है, बुला सकता है, उसके पास सारी पोस्ट प्रॉपर्टी से रेंट वेंट कलेक्ट करने की पूरी पावर आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति रिसीवर की पावर ना माने, बात ना माने, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, ओके। रिसीवर को जो सैलरीज वगैरह देनी होंगी वो भी कोर्ट डिसाइड करेगी, बस। इसके बाद अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री ऑर्डर 41 में दिया, ऑर्डर नंबर याद रखना, बस इनके ऑर्डर नंबर याद रखना। अपील फ्रॉम अपीलेबल डिक्री ऑर्डर 42 ध्यान रख लेना। देन अपील फ्रॉम ऑर्डर बहुत पूछा जाता है, ऑर्डर 43, बस। रेफरेंस रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अगर आप इतना ऊपर ऊपर, मतलब रेफरेंस का ऑर्डर 46 एंड रिव्यू का ऑर्डर 47, अगर आपने ऊपर ऊपर भी इतना कर लिया है ना, ठीक है। एक ऑर्डर थोड़ा सा और देख लेना, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38, ओके। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, कभी कभी प्रॉपर्टी को
जजमेंट के पहले भी कोर्ट चाहे तो अटैच कर सकती है, अटैचमेंट, ठीक है। जजमेंट के पहले तो बहुत ही ये हार्श ऑर्डर होता है, रिसीवर भी बहुत हार्श ऑर्डर होता है, लेकिन ये थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें नहीं, आप नॉर्मली देखो तो अटैचमेंट भी कोर्ट्स कर सकती है, ठीक है। डिक्री जजमेंट के पहले अगर कोर्ट को लगता है कि अगर मैंने इसको अटैच नहीं किया तो प्रॉपर्टी का स्टेटस को मेंटेन नहीं रह पाएगा, सिविल इम्प्रिजनमेंट भी करा सकती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर 38 में है। तो कई बार ना मैंने देखा है कि इसका ना ऑर्डर पूछ लिया जाता है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो बट्स इट्स ऑल अबाउट, हालांकि बहुत बड़ा है सीपीसी, लेकिन अगर आप इतना भी कर लोगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।